हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज से हम क्लास 11th के फिजिक्स की एक बड़ी यूनिट मैकेनिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। और मैकेनिक्स के अंदर कई सारे चैप्टर्स आते हैं, जिनमें से आज हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है काइनेमेटिक्स या फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का चैप्टर। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स को फिर हम उसके बाद क्लासीफाई करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी कैसे मोशन करती है, इसके बारे में हम स्टडी मैकेनिक्स नाम की एक यूनिट में करते हैं। ये फिजिक्स की एक बड़ी ब्रांच होती है और इसमें कई सब यूनिट्स होती है, कई सब ब्रांचेस भी होती है। मैकेनिक्स में दो सब ब्रांचेस होती है बड़ी। एक तो होती है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, और दूसरी ब्रांच होती है डायनामिक्स। एक होती है स्टैटिक्स और दूसरी क्या होती है, डायनामिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैकेनिक्स। ऑब्जेक्ट जब मोशन करेगा उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। जब इस मैकेनिक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तब हम उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ही रुका हुआ होता है हिंदी में। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तब हम उसके ऊपर जितनी भी स्टडी करेंगे उसे हम स्टैटिक्स नाम की ब्रांच में रखते हैं। तो स्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होंगे, जब ऑब्जेक्ट रुके हुए होंगे, उस टाइम हम उसकी जो स्टडी करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। उन स्टडी को हम कौन सी ब्रांच में रखते हैं, फिजिक्स की स्टैटिक्स नाम की ब्रांच में रखते हैं, जो कि एक सब ब्रांच है किसकी, मैकेनिक्स की। अब डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट चलने लग जाए, अगर ऑब्जेक्ट मोशन करे, तो इसे हम लिखेंगे स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट चलेंगे, जब ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे, उस टाइम हम उनकी जो स्टडी करते हैं उसे हम कौन सी ब्रांच में रखते हैं, डायनेमिक्स नाम की ब्रांच में रखते हैं। अब ये जो डायनेमिक है इसे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। एक होता है काइनेमेटिक्स, यही आज से हमें स्टार्ट करना है, यही चैप्टर नंबर 1 हमें आज से स्टार्ट करना है। और दूसरी यूनिट होती है काइनेटिक्स। एक यूनिट होती है काइनेमेटिक्स और एक दूसरी क्या होती है, काइनेटिक होती है। ये दो सब यूनिट्स होती है किसके, डायनेमिक्स की। और डायनेमिक्स किसकी यूनिट है, मैकेनिक्स की यूनिट है। तो मैकेनिक्स में हमें दो बड़ी सब यूनिट पढ़नी है, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी है काइनेटिक। यही आपके क्लास 11th की फिजिक्स का स्टार्टिंग के जो 7-8 चैप्टर वो बनाएगी। जैसे ये जो काइनेमेटिक्स है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। सर ये तो आपने यहां पर भी लिखा था, चेंज क्या है, किस बेसिस पर आपने इसको क्लासिफाई किया? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्टडिंग कोज ऑफ मोशन। कोज ऑफ मोशन को स्टडी किए बिना हम ऑब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो काइनेटिक है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ कोज ऑफ मोशन। मतलब समझाता हूं इसका क्या होता है। देखो काइनेमेटिक्स होता है जो मोशन है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है, किस वजह से मोशन हो रहा है हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। तो काइनेमेटिक्स के जितने भी चैप्टर होंगे उनमें हमें सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बात करनी होगी। मोशन मतलब जब कोई भी बॉडी थोड़ी आगे बढ़ जाए, मूव करने लग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। डिटेल में हमें आज के लेक्चर में मोशन ही पढ़ना है। तो काइनेमेटिक्स में हमें डिस्टेंस पढ़नी होगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़नी होगी, साथ में स्पीड पढ़नी होगी, वेलोसिटी भी पढ़नी है और एक्सेलरेशन भी हमें काइनेमेटिक्स में ही पढ़ना है। ये सब टॉपिक्स हमें काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। यही सब क्या होता है, मोशन होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस मोशन के बारे में पढ़ना है। अब ये डिस्टेंस किस वजह से आ रही है, डिस्प्लेसमेंट किस वजह से आ रही है, क्या रीजन है, क्या कोज है, इसके बारे में हमें काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ना होता। काइनेमेटिक्स में हमें इस मोशन का कोज नहीं पढ़ना होता, मोशन का कोज हमें काइनेटिक्स में पढ़ना होता है। स्टडी ऑफ कोज ऑफ मोशन, क्या हमने कोई फोर्स लगाया है जिसकी वजह से बॉडी आगे मोशन कर रही है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई है, कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन आया है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये आगे मूव करी है, वो क्या कोज है, कौन सा वो फोर्स है, उसके बारे में हमें बात करनी होगी
काइनेटिक्स में। तो काइनेटिक्स में हमें किसके बारे में बात करनी होगी? फोर्स हो गया, इसकी वजह से बॉडी मूव करेगी, साथ में एनर्जी हो गया एंड एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हमें काइनेटिक्स में बात करनी होती है। और स्टैटिक्स में जैसे एग्जांपल, जैसे एनी स्टैटिक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हो उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे उसे हम स्टैटिक्स में रखते हैं। तो ये जो काइनेमेटिक्स है इसमें हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जितने भी मोशन से रिलेटेड टर्म है ना, इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है। अब ये जो आपका काइनेमेटिक्स का टॉपिक है इसमें आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक तो चैप्टर ये बन गया, और दूसरा एक चैप्टर होता है मोशन इन अ प्लेन। एक चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा? मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन में भी आपको 2 छोटे छोटे चैप्टर पढ़ने हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा इसी में क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। ये 2 चैप्टर आपको मोशन इन अ प्लेन में पढ़ने होंगे। यही आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बनाएंगे काइनेमेटिक्स के। यही 2 चैप्टर आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ने हैं और इससे आगे के चैप्टर आएंगे काइनेटिक्स में। वो आपको बताएगा कि ये जो मोशन हो रहा है इसके पीछे का क्या कारण है, क्या कोज है। तो काइनेटिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे? एक तो होगा एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एक चैप्टर होगा फ्रिक्शन, इससे अगला चैप्टर होगा वर्क, एनर्जी, पावर, साथ में आपको सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन। ये सब चैप्टर आपको काइनेटिक्स में पढ़ने हैं। तो ये सारे चैप्टर मिलकर आपका मैकेनिक्स का पूरा पार्ट बनाएंगे, जो हमें आगे आने वाले काफी सारे लेक्चर्स में पढ़ना है। सबसे पहले हम इसमें काइनेमेटिक्स की यूनिट स्टार्ट करेंगे और काइनेमेटिक्स में हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में 2 छोटे छोटे चैप्टर आएंगे, एक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होगा सर्कुलर मोशन। तो आगे का हमारा पूरा रोडमैप यही है कि आज से हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का चैप्टर और ये समझते हैं कि मोशन क्या होता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट कर दें मोशन, कर लो नोट, इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल में मोशन पढ़ते हैं। कर लिया नोट? मिटा दूं? चलो मिटा देते हैं। अब हमें मोशन के बारे में पढ़ना है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? मोशन की एक बेसिक डेफिनेशन तो सभी बच्चों को पता होती है कि मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज कर देगा, अपनी लोकेशन को चेंज कर देगा, तो हम बोलेंगे कि वो जो बॉडी है वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो हम मोशन की एक बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी या फिर एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। जब कोई भी बॉडी टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करे, देन द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करे, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेगा, अपनी लोकेशन को चेंज कर लेगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि वो जो बॉडी है वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। पोजीशन को आप साथ में लोकेशन भी लिख लो, उस बॉडी की लोकेशन, वो कौन सी जगह पर है। और अगर वो अपनी जगह जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा चेंज कर लेगा अपनी जगह को, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी क्या कर रही है? मोशन। अच्छा, ये मोशन है तो बताओ रेस्ट क्या है? रेस्ट, बॉडी कब रेस्ट कर रही है, कब रुकी हुई है? हम लिखेंगे व्हेन
body does not change position with time, जब बॉडी टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो हम बोलेंगे कि वो जो बॉडी है वो मोशन नहीं कर रही है, वो बॉडी किसमें है, रेस्ट में। व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद द टाइम, जब बॉडी टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो वो बॉडी कैसी होती है, वो बॉडी रेस्ट में होती है, वो बॉडी कैसे होती है, रुकी हुई होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये आपके सामने एक नॉर्मल सीधी एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक बॉल रख रखी है, ये मैंने एक बॉल को रख दिया, इस तरह से मैंने एक बॉल को रख दिया, यहां पर ये बॉल पड़ी है और थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ये मान लो t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 एकदम टाइम क्या है 0, थोड़ी देर बाद t इक्वल टू 5 सेकंड बाद यही बॉल मान लो यहां पर कहीं पर है, 5 मीटर मान लो आगे आ गई ये बॉल, 5 मीटर मान लो ये बॉल आगे, पहले यहां पर पड़ी थी, बाद में ये बॉल कहां पर आ गई, यहां पर आ गई। तो पहले बॉल यहां पर है, बाद में थोड़ी आगे बढ़ गई, 5 मीटर आगे बढ़ गई टाइम के साथ में, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ये तो आपने मोशन की एक बेसिक डेफिनेशन समझी है, इतनी बातें तो सबको पता होती है, छोटे बच्चों को भी ये बात पता होती है जो क्लास 8-9 के होते हैं। अब हमें मोशन के बारे में थोड़ी सी और बात करनी होगी, मोशन के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में भी जानना होगा, और हमें मोशन के बारे में डिटेल में ये जानना है कि मोशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल बॉडी। मोशन कभी भी किसी एक सिंगल बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको एक बेसिक बात बताई ना कि यहां पर ये एक बॉडी है, थोड़ी देर बाद ये यहां पर आ गई, 5 मीटर आगे बढ़ गई तो इसने मोशन किया, ये मोशन नहीं है, ऐसा हम बेसिकली समझते तो है बेसिक, लेकिन मोशन ये नहीं है, क्योंकि मोशन किसी भी एक सिंगल बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है। मोशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल बॉडी, इट इज अ combined property of two bodies, दो बॉडीज की एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है मोशन। बताओ कौन कौन सी बॉडी, वन बॉडी इज इन मोशन, या फिर वन बॉडी इज इन मोशन। मोशन का मतलब चेंजेस its position with time, called ऑब्जेक्ट। एक बॉडी जो कि अपनी पोजीशन को टाइम के साथ में चेंज करेगी, वो बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। एंड द अदर बॉडी इज ऑब्जर्विंग the motion of first body, मतलब ऑब्जेक्ट। the other body is called observer। अब समझाता हूं ये मैंने लिखा क्या है। मैंने ये लिखा है कि ये जो मोशन है जिसके बारे में आपने ये बात बोली कि कोई बॉडी टाइम के साथ में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा तो वो बॉडी मोशन कर रहा है, ये तो मोशन की एक बेसिक डेफिनेशन है। असल में मोशन ये नहीं है, क्योंकि मोशन किसी एक सिंगल बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है कि ये एक बॉडी है, थोड़ी देर बाद इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये मोशन है। मोशन कभी किसी एक बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। मोशन दो बॉडीज की एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, उन दोनों बॉडीज की मिलाकर प्रॉपर्टी होती है। दो बॉडी कौन सी, एक बॉडी तो वो जो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और दूसरी बॉडी वो जो इसको टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करते हुए देख रही है। एक बॉडी वो जो उसको टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करते हुए देख रही है। जैसे अगर मैं यही मोशन यहां पर क्रिएट करूं तो यहां पर ये एक बॉल है, ठीक है, जो थोड़ी देर बाद मान लो पहले यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, पहले यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लो मैं हूं ऑब्जर्वर, यहां पर ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर से मान लो ये कुछ 1 मीटर दूर यहां पर कोई बॉडी है, 1 मीटर दूर क्या है, यहां पर एक कोई बॉडी है। ये बॉडी इससे कितनी दूर है, 1 मीटर दूर। ये इसकी है असली लोकेशन, इनिशियल लोकेशन। ये इसकी क्या है, इनिशियल लोकेशन, 1 मीटर दूर है ये ऑब्जर्वर से। थोड़ी देर बाद मान लो 5 सेकंड बाद ये तो t = 0 पर है, t = 0 पर। अब थोड़ी देर बाद t = 5 पे यही बॉडी यहां पर आ गई,
और कितनी इसने डिस्टेंस कवर करी, 5 मीटर की कवर करी, 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। इतनी बात समझ में, ये 5 मीटर के आगे 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 किसके रिस्पेक्ट में आई है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आई है, क्योंकि देखो इसको मोशन करते हुए देख कौन रहा है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ये जो मोशन है ना, ये इस ऑब्जर्वर की और इस ऑब्जेक्ट की दोनों की मिलाकर प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये जो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ना, ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कर रही है। इसको पोजीशन चेंज करते हुए ये ऑब्जर्वर देखता है, ये ऑब्जर्वर देखता है कि पहले ये बॉडी मुझसे 1 मीटर दूर है, फिर थोड़ी देर बाद यही बॉडी मुझसे 6 मीटर आगे पहुंच गई, 6 मीटर आगे पहुंच गई, 1 मीटर ये, 5 मीटर। तो इस बॉडी ने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की, 1 मीटर यहां से है, फिर ये 6 मीटर तक पहुंच गई, तो चेंज कितना हुआ, चेंज है ये 5 मीटर का। इतनी आगे ये बॉडी बढ़ी है। तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि इस बॉडी ने 5 मीटर का मोशन किया है, 5 मीटर ये बॉडी आगे मूव करी है, इतनी पोजीशन इस बॉडी ने अपनी चेंज की है। ये होता है असल में मोशन। तो मोशन किसी एक बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये दो बॉडीज की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, जिनमें से एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा टाइम के साथ में, और दूसरा क्या होता है, ऑब्जर्वर जो उस पहले ऑब्जेक्ट को मोशन करते हुए देखेगा। ये होता है असल में मोशन। अब मोशन ये भी नहीं होता, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, इसको मिलाते हुए मैं इसकी एक और नई डेफिनेशन बनाऊंगा, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और साथ में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी अभी पढ़ेंगे। इतना सब कुछ मोशन में आपको समझ में आ गया, इसको मिटा दूं, बढ़े आगे, चलो इसको मिटा देता हूं मैं, और आप ये सब लिख लेना अपने नोट्स में। नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। मैकेनिक्स में मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आपने ये सारे लेक्चर मेरे मैकेनिक्स के चैप्टर्स के देख लिए ना, उसके बाद में मैकेनिक्स का आपका नीट और जेईई मेन दोनों ही एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, ना ही नीट में ना ही जेईई मेंस में, कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। अब हमें मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, मोशन की मेन डेफिनेशन। मोशन की मेन डेफिनेशन होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position, when an object changes its position with respect to an observer with a time, then the object then this is कॉल्ड मोशन। मतलब जब कोई बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो ही हम उसको मोशन बोलेंगे। अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो कोई मोशन नहीं है, ये भी लिखेंगे। पहले मैं आपको ये पोजीशन वर्ड का मतलब समझाता हूं। पोजीशन वर्ड का मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन जैसे यहां पर मैंने एक बॉल रखी है, ये बॉल रखी है, ये बॉल मोशन तभी कर सकती है जब इसके मोशन को कोई ना कोई ऑब्जर्वर देखेगा, तो ही मोशन है, अदरवाइज कोई मोशन नहीं है। और ये चीज देखो मैं आपको फील कराता हूं। पोजीशन का मतलब ये होता है कि यहां पर ऑब्जर्वर है, इससे मान लो 1 मीटर दूर यहां पर ये बॉल है, ये एक बॉडी है, ये क्या है, एक बॉल है, और ये मान लो कोई मैन है, ये मान लो कोई एक मैन है, आप हो, और ये क्या है, कोई एक बॉल है। बॉल इस मैन से कितनी दूर है, 1 मीटर दूर है। ये इसकी लोकेशन है कि इस मैन से 1 मीटर दूर है ये बॉल, ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी लोकेशन है। ये क्या है, इसकी पोजीशन इनिशियल। अब थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद, जैसे मान लो यहां पर ये t इक्वल टू 0 है, अगर t इक्वल टू 5 पर थोड़ी देर बाद ये बॉल यहां पर आ गई, इस टाइम में इसने कितनी पोजीशन कवर की, मान लो पहले ये इससे 1 मीटर दूर थी इंसान से, और अब इस मेन से ये 6 मीटर दूर आ गई, 6 मीटर दूर आ गई। हमें हमेशा पोजीशन जो बतानी होती है वो इस ऑब्जर्वर से बतानी होती है। इसकी ये जो आपके पास ऑब्जर्वर है, इससे कितनी, इसकी लोकेशन कितनी है, कितनी डिस्टेंस ये दूर है, यही इसकी पोजीशन होती है। कितना दूर है, 6 मीटर दूर, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ये बॉडी अब आगे चलकर इससे कितनी दूर आ गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, पोजीशन जो कितनी है, 6 मीटर। तो इस बॉल ने इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, पहले ये 1 मीटर दूर थी, अब इस ऑब्जर्वर से कितनी दूर है, 6 मीटर दूर है, तो इसके रिस्पेक्ट ने अपनी ये जो पोजीशन है ये कितनी चेंज की, इसने 5 मीटर चेंज कर ली। देखो ना ध्यान से, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, यही क्या होता है, चेंज होता है। तो फाइनल पोजीशन है 6 माइनस इनिशियल है 1, तो 5 मीटर का इसने पोजीशन का चेंज किया है। किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अगर ऑब्जर्वर ही नहीं होता तो मैं क्या बता सकता था ये इनिशियली कितना दूर है,
नहीं पता। फाइनली बता सकता था ये कौन सा 6 मीटर दूर है, कुछ पता होता ही नहीं, क्योंकि ये हमने 6 मीटर 1 मीटर बताया, ये किससे दूर बताया, ऑब्जर्वर से। अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो हम इनकी लोकेशन ही नहीं बता सकते। लोकेशन नहीं बता सकते तो हम कैसे बोलेंगे कि इसने अपनी पोजीशन चेंज की है, इसने मोशन किया है। तो मोशन बताने के लिए ऑब्जर्वर होना जरूरी है। तो ये जो मोशन है ना, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की नहीं, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आगे मूव करेगा या फिर पीछे मूव करेगा, जो भी अपनी ये पोजीशन चेंज करेगा, तो ही हम बोलेंगे टाइम के साथ में, अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो ही हम बोलेंगे कि मोशन हो रहा है, अदरवाइज मोशन नहीं हो रहा है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, ये क्या है, 5 मीटर का मोशन है। ये क्या है, 5 मीटर का मोशन। देख लो ये मैंने लिख रखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन या फिर लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद टाइम, देन इट इज कॉल्ड मोशन। तभी इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पहले ये 1 मीटर दूर था, फिर कितना दूर चला गया, 6 मीटर दूर चला गया। चेंज देख लो कितना आया, 5 मीटर का चेंज आया। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो आया ये चेंज, दोनों ही लोकेशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो चेंज भी तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तभी ये क्या है, मोशन है। ये मोशन की होगी इजी डेफिनेशन। अब आगे हम मोशन में ये लिखेंगे एक और पॉइंट, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। और यही मैंने आपको अभी समझाया, ये जो मोशन है ये हमेशा ऑब्जर्वर के रिलेटिव होगा, इसके रिस्पेक्ट में होगा, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, रिलेटिव को विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में ही होगा हमेशा, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या फिर इसके रिलेटिव ही हमेशा मोशन होता है। अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो कोई मोशन नहीं है। इसको आप लिख दो, इफ देयर इज नो ऑब्जर्वर देन देयर इज नो मोशन। अगर ऑब्जर्वर ही नहीं है तो कोई भी मोशन नहीं है। ये भी आप अपने नोट्स में लिख लो, ये भी आप अपने नोट्स में लिख लो। हर एक लाइन गोल्डन लाइन है जो कि आपको काइनेमेटिक समझने में, मोशन समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लिख लिया, इतना लिख लोगे। चलो आप पहले इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट करो फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, मिटा दो इसको, ठीक है मिटा देते हैं। तो अब तक हमें मोशन के बारे में इतने डिटेल पता चली। अब मोशन समझने के लिए आपको एक और टॉपिक आना चाहिए, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये होता है प्लेस वेयर ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट। लोकेशन बोल दो चाहे प्लेस बोल दो, लोकेशन भी बोल सकते हो चाहो तो आप इसको। तो ये वो लोकेशन या फिर वो जगह होती है जहां पर ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है, जहां से वो मोशन को देख रहा होता है। जैसे ये आपके पास एक मोशन है, तो यहां पर ये जो ऑब्जर्वर पड़ा है ना, इस जगह पर ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये जो जगह है इसको हम क्या बोल देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम से ये देख रहा है इस मोशन को होते हुए। ये जगह, ये जो ग्राउंड है, कहां से देख रहा है, ये जमीन से तो देख रहा है, जमीन पर ये पूरा मोशन हो रहा है। तो जमीन पर अपना ऑब्जर्वर खड़ा है, ये जो जगह है ये क्या है, जमीन है। तो ये जमीन, ये जगह, ये क्या है, ये ग्राउंड अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये वो जगह है जहां से क्या कर रहा है, जहां पर ऑब्जर्वर क्या है, प्रेजेंट है। या फिर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और क्या बोल सकते हैं, इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहां पर अपना ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां से ऑब्जर्वर जो मोशन है उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। ये वो जगह है जहां से जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, उसको ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये वो जगह होती है। अब देखो ध्यान से, यही तो वो जगह है जहां पे अपना ऑब्जर्वर खड़ा है। यहीं से वो क्या कर रहा है, इस मोशन को देख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ये मुझसे 1 मीटर दूर है, फिर ये अपनी जगह चेंज करके मुझसे 6 मीटर दूर जा रहा है। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन प्लेस कितना आया, 5 मीटर का आ गया। यही क्या है, मोशन है। किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और ऑब्जर्वर कहां पर है, देखो इस जमीन पर है, इस ग्राउंड पर है। तो ये जो ग्राउंड, ये जो जगह है, यही क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
जहां पर अपना ऑब्जर्वर है ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ऑलवेज याद रखना मेरा ये पॉइंट, जहां पर ऑब्जर्वर वो क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको आप नोट डालकर लिख लो, हिंदी में लिखता हूं, जहां ऑब्जर्वर वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां अपना ऑब्जर्वर वही क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जिस जगह पर ऑब्जर्वर है वही क्या होता है, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और हाँ, एक चीज याद रखना, जिस जगह पर अपना ये जो है ना ऑब्जर्वर, इस जगह को आप ओरिजिन मान लेना, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, इस फ्रेम का आप ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट मान लेना। यहां पर एकदम जीरो से स्टार्ट हो रहा है अपना फ्रेम, फिर इससे 1 मीटर दूर अपना क्या है, ये बॉल है, ये ऑब्जेक्ट। तो इस फ्रेम में ग्राउंड पर 1 मीटर दूर, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 1 मीटर दूर क्या है, ये अपनी बॉल है। और ये जो जगह है ना जहां पे अपना ये ऑब्जर्वर खड़ा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। डिटेल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं, इस सबको मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा अब तक तो ये, तो इसको मिटाता हूं और हम डिटेल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी समझते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डेफिनेशन बताओ, वेयर ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट। अब इसके मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा 2-3 अच्छे अच्छे, या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग मोशन। ये वो जगह है जहां पर ऑब्जर्वर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। या फिर ये बोल सकते हो कि ये वो जगह है जहां से ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या। तो एक तो मैंने अभी आपको एक इजी एग्जांपल बताया था, वापस बना देता हूं। यहां पर ये अपना क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड पर ये एक बॉल है जो मूव करके थोड़ा आगे जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो ये मैंने एक ऑब्जर्वर बना दिया, ठीक है। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, इसके बारे में एक बात बोली जाती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। याद रख लेना, काफी मुश्किल लैंग्वेज लिखी जाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाकर। आप बस इतनी सी बात याद रखना कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस होती है स्पेस में, ठीक। एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस इसमें होती है। इतना आप याद रखना, बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी। अब जैसे ये आपके पास क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां पर है, इस ग्राउंड में है। तो ये ग्राउंड क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ग्राउंड क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको मैं ग्राफ में बनाऊंगा तो ये कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये साथ में क्या होता है, जेड एक्सिस। ऐसा ही तो होता है, हाँ सर ऐसा ही होता है। तो क्यों ना मैं यहां पर भी यही बना लूं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस। ये जेड, ये एक्स है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये ऑब्जर्वर है, इससे 1 मीटर दूर एक बार के लिए मैंने क्या किया, इस बॉल को रखा है। इनिशियली 1 मीटर दूर, फिर फाइनली ये कितनी दूर चली गई थी, 6 मीटर दूर चली गई थी। यही तो काम हुआ था। अब ध्यान से देखो, ये मोशन, ये जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है 5 मीटर का, जो हमने ऑब्जर्व किया है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कि 5 मीटर का इसने मोशन किया है, यही तो किया है, हाँ सर किया। ये कौन सी एक्सिस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ये मोशन हो रहा है। तो आप ये वाई और जेड को मिटा दो, वाई और जेड को मिटा दो, आपको ज्यादा झंझट और टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मैंने बस आपको ये बताया कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको आप 3D स्पेस में ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस लेकर बना सकते हो, ठीक है। ये जो आपको इसका पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये एकदम बीच वाला पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। थोड़ा बड़ा बनाकर बताता हूं इसको, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स, और ये क्या है, जेड। ये होता है रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट, ये होता है। और ओरिजिन पॉइंट का मतलब, ओरिजिन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स वाई और जेड तीनों ही, तो ये सब के सब क्या होंगे, जीरो होंगे। एकदम इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, यहां पर ये तीनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। और इसी जगह पर, इसी जगह पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, यहां पर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को रखते हैं।
इसी जगह पर हम ऑब्जर्वर को रखते हैं और इस ऑब्जर्वर से कुछ डिस्टेंस दूर, मान लो r डिस्टेंस दूर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अपना क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर अपना क्या होता है, ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है। और अब ये जो ऑब्जर्वर है इनिशियली तो क्या है, r1 डिस्टेंस दूर है इससे, r1 डिस्टेंस दूर, जहां पर ये देखो 1 मीटर है ना, ये तो मैंने आपको नॉर्मल बता रखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल। जैसे ये आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ग्राउंड, ग्राउंड पर ही तो ये खड़ा है, बिल्कुल सर ग्राउंड पर खड़ा है, तो यहाँ पर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है। समझ में आ गई। अगर 3D में समझाऊं तो 3D के एकदम ये जो आपको एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाई दे रही है, इसके एकदम ओरिजिन पॉइंट पर बीचों बीच ये जो जगह है इसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, और इस जगह पर हम अपने ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जर्वर इसको रखते हैं। नॉर्मल ये जो आपको दिखाई दे रहा है मोशन एक एक्सिस में, एक ये देखो एक्स एक्सिस है, या फिर ऐसे ये वाई भी हो सकती है, ये वाई एक्सिस इसमें, या फिर जेड एक्सिस में भी ऐसा हो सकता है। ये आपके पास एक्स एक्सिस का एग्जांपल है। इसमें भी ये जो जीरो वाला एकदम जगह है ना, एकदम ओरिजिन पॉइंट, इस जगह हम ऑब्जर्वर को रखते हैं। ऑलवेज ये चीज याद रखना, हमेशा हम जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एकदम जीरो पॉइंट, वहां पर हम अपने ऑब्जर्वर को रखते हैं। फिर देखो ये जीरो जगह, इससे 1 मीटर दूर इसकी पोजीशन है, हमने ऑब्जेक्ट को रख रखा है। तो एकदम जीरो पोजीशन पर अपना क्या होता है, ऑब्जर्वर। तो ये जो आपको 3D ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमने एकदम बीचों बीच ओरिजिन पॉइंट पर अपने ऑब्जर्वर को रख रखा है। इससे R1 पोजीशन दूर, ये इसकी लोकेशन है, इस पॉइंट ये जो P है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख के रखा है। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, एक्स वाई जेड तीनों में इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। मैंने एक बार के लिए बोला एक्स में x1, वाई में y1 और z में z1, इसकी मैंने पोजीशन बोल दी। तीनों को मैंने तीनों ही कोऑर्डिनेट मैंने इसको दे दिए एक्स वाई जेड। अब थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद, यही ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, इस जगह पर आ गया। ये आपके पास ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ने देखा कि पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पर था, थोड़ी देर बाद इसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये R2 पोजीशन दूर आ गया, R2 पोजीशन दूर आ गया। एक्स वाई जेड में लिखूं तो ये x2, y2 और z2 पोजीशन दूर आ गया अपना ऑब्जर्वर। ये बात समझ में। तो पहले इसकी पोजीशन क्या थी, इसके रिस्पेक्ट में। हम ऑलवेज पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दिखेंगे। 1 मिनट में आपको पोजीशन की डेफिनेशन लिखकर समझा देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पोजीशन क्या होता है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस जगह पर है, उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो पहले ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में R1 डिस्टेंस दूर इस कोई एक जगह पर था, ये इसकी पोजीशन है, ये क्या है, इसकी पोजीशन है। पहले इसकी कितने डिस्टेंस, R1, ये इसकी पोजीशन। फिर क्या किया, ये कुछ R2 डिस्टेंस दूर इस जगह पर चला गया, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में गया। तो इनके बीच में चेंज इन पोजीशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा आर, ये है चेंज इन पोजीशन। तो मैं लिखूंगा डेल्टा आर, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली ये R1 था, R1 थी इसकी पोजीशन, और फाइनली क्या थी, R2। तो मैं इसको लिखूंगा R2 माइनस R1, ये इनकी क्या है, पोजीशन है। और ये कैसे होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो साथ में वेक्टर लगा दूंगा, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ठीक है। एक्स वाई जेड में लिखूं तो क्या होगा, एक्स वाई जेड में लिखूंगा तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये हमने इसकी चेंज इन पोजीशन लिख दी है, और यही क्या होता है, मोशन होता है। यही मोशन होता है, ये हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया, जो क्या होती है, एक 3D स्ट्रक्चर होती है। इस 3D स्ट्रक्चर में हमारे पास ये जो आपको जगह दिखाई देती है ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। यहां पर हम ऑब्जर्वर को रखते हैं। इस ऑब्जर्वर से R1 पोजीशन पर ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ने इसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लिया, R2 दूर चला गया। तो ये चेंज इन पोजीशन कितना है, पहले इनिशियल ये थी पोजीशन, फाइनल ये थी, तो चेंज इन पोजीशन अपने पास इतना है, डेल्टा आर वेक्टर। ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। यही मोशन है, इतना ही आगे ये मूव करिए, यही मोशन होता है। तो मैंने आपको डिटेल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाते हुए ये आपको समझा दिया। अब चेंज इन पोजीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद टाइम, टाइम के साथ में तो अपने पोजीशन चेंज करेगा। टाइम हम कैसे मेजर करेंगे, ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, इसमें ये जो ऑब्जर्वर है ना, इसको हम एक घड़ी दे देते हैं इसके हाथ में। ये मान लो इसकी घड़ी, इसका हाथ है, इसको मैंने एक घड़ी दे दी है, ये इस तरह से करके मैंने इसको एक क्लॉक दे रखी है। और ये ऑब्जर्वर यहाँ से बैठा बैठा इसकी पोजीशन को तो चेंज होते हुए देखेगा, वो भी टाइम के साथ में। अच्छा हाँ, 1 सेकंड बाद ये यहाँ पर चला गया, 2 सेकंड बाद ये यहाँ पर चला गया, 3 सेकंड बाद यहाँ पर जा रहा है, बढ़िया है, आपने ये पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ में। तो टाइम मेजर करने के लिए साथ में हम रेफरेंस पॉइंट को, रेफरेंस फ्रेम को एक क्लॉक भी देते हैं ऑब्जर्वर को। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक रेफरेंस फ्रेम में पहले आप इसको नोट करो, इसको नोट करो, आप ये पोजीशन लिख लो, लिख लिया इसको।
अच्छा यहां से मिटा देते हैं इसको, तो हम लिखेंगे रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जर्वर, सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन वेयर ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट। मैं आपको यह बता रहा हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किन किन चीजों से मिलकर बनता है, एक समरी इसकी हम क्रिएट कर रहे थे। दूसरा क्या होता है, ऑब्जर्वर प्रेजेंट एट origin is attached with object by some distance, या फिर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि देखो, सबसे पहले तो हमने ये बोला कि जो ऑब्जर्वर है ना, ये इसके एकदम रेफरेंस पॉइंट पर, एकदम ओरिजिन पर प्रेजेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ठीक है। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको दिखाई देता है ना, इसमें जो ऑब्जर्वर है ना, ये जो ऑब्जर्वर, ये इस ऑब्जेक्ट से भी कुछ डिस्टेंस से क्या होता है, अटैच्ड होता है, इसके साथ में जुड़ा होता है। तभी तो हम इसकी पोजीशन बोलेंगे कि ये कुछ पोजीशन दूर क्या है अपने पास ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास क्या है, ऑब्जर्वर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, दोनों आपस में अटैच्ड है, बिल्कुल सर अटैच्ड है कुछ डिस्टेंस से। तीसरा इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट सेट ऑफ, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमने इसको सेट भी दे रखे हैं। जैसे ओरिजिन पर अपने पास क्या है, ऑब्जर्वर, इसको हमने एक्स वाई जेड तीनों में 0 लिख रखे हैं। मतलब हमने क्या कर रखा है, पूरे इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बता रखे हैं कि ये एक्स में भी 0, वाई में 0 और साथ में जेड में भी क्या है 0। और ये जो आपके पास पी पॉइंट दूर, ये क्या है, ऑब्जर्व, ये आपके पास पी पॉइंट पर ये जो अपने पास ऑब्जेक्ट है, इसके भी हमने क्या बता रखे हैं, कोऑर्डिनेट बता रखे हैं, x1 y1 और z1 बता रखे हैं। जब पोजीशन चेंज होकर यहां पर पहुंचा, इस टाइम में बता दिया मैंने कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। तो इसमें साथ में हमारे पास और क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, और क्या होता है, टाइम क्लॉक फॉर टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट करने के लिए टाइम क्लॉक भी होती है ऑब्जर्वर के पास। ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस पूरे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी डिटेल में समझ में आ गया होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होता है। इस पॉइंट को आप नोट लगाकर लिखो, ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस are always assumed to be at rest, either they are in motion or at rest। मतलब जब हम मोशन देखते हैं उस टाइम हमारे पास जो ऑब्जर्वर या फिर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसको हम ऑलवेज रेस्ट में अज्यूम करते हैं, चाहे वो मूव कर रहा हो, चाहे वो रेस्ट में हो। अगर मोशन करेगा ऑब्जर्वर या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो भी हम उसको रेस्ट में ही मानेंगे। तो फिर सर उसके मोशन का क्या होगा, ये हम अभी समझेंगे। जैसे मैंने ये बात बोली है कि ये हमारे पास ग्राउंड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहां पर ये अपना क्या है, ऑब्जर्वर से मान लो 2 मीटर डिस्टेंस दूर ये अपने पास कोई अपनी बॉल है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट अभी इससे कितनी दूर है, 2 मीटर दूर है। कुछ देर बाद, थोड़े टाइम बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करके मान लो 4 मीटर दूर चली गई इससे ये बॉल, ये इस जगह पर अपनी बॉल आ चुकी है, इस जगह पर अभी बॉल है। तो बताओ चेंज इन पोजीशन कितना है, चेंज इन पोजीशन है 4 - 2, मतलब ये 2 मीटर। ये है चेंज इन पोजीशन, यही क्या होता है, मोशन होता है। इतना मोशन के बारे में आपको बेसिक पता है। अब अगर इफ दिस ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो इन मोशन, मतलब ये कि अभी यहां पर अपना ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये रेस्ट में है, ये किसमें है, रेस्ट में।
या फिर अपना ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये किस में है, रेस्ट में। तो हमने इतना मोशन ऑब्जर्व किया है इस ऑब्जेक्ट का। अब अगर अपना ये जो ऑब्जर्वर है या फिर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये भी अगर मोशन में होगा तो क्या फर्क पड़ेगा इसके मोशन पे, ऑब्जेक्ट के मोशन पे, ये हमें अभी डिस्कस करना है। तो यहां पर ये मैंने बनाया ग्राउंड, ग्राउंड पर ये है अपना ऑब्जर्वर, ये इस जगह पे मैंने बना दिया ऑब्जर्वर। कुछ डिस्टेंस दूर ये अपना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इनिशियली कितने डिस्टेंस है, 2 मीटर। फिर थोड़ी देर बाद यही ऑब्जेक्ट कितना दूर चला गया, 4 मीटर दूर, मान लो इस किसी पॉइंट पर आ गया। तो चेंज इन पोजीशन कितना है, 2 मीटर, ये चेंज इन पोजीशन है। अब अगर मैं इसको मोशन में लेकर आ जाऊं, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ये जो अपना ऑब्जर्वर है ये रेस्ट में था, इसने इसका मोशन ऑब्जर्व किया। अब अगर साथ में ये जो ऑब्जर्वर है ये भी मोशन करने लग जाएगा तो हमें क्या करना है, हम इसको रेस्ट में अज्यूम कर लेंगे, चाहे ये मोशन करे या ना करे, चाहे रेस्ट में हो या फिर ना हो। अगर रेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट का मोशन इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर लिया। अगर ये मोशन में है तो भी हम इसको क्या करेंगे, रेस्ट में ही अज्यूम करेंगे। तो इसके मोशन का क्या होगा, जो इसका मोशन है ना वही उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दे दो, वही उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दे दो, वही उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दे दो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके रिस्पेक्ट में 2 मीटर आगे गया है, 2 मीटर आगे गया है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो आप, मान लो ये जो अपने पास ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को मैंने 1 मीटर आगे बढ़ाया, 1 मीटर का मैंने इसको मोशन दिया है, 1 मीटर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। मान लो इस किसी जगह पर अपना ये ऑब्जर्वर आ जाएगा, इसको मैं डॉट डॉट से शो करता हूं, इसको मैं डैश डैश से शो करता हूं। ये अपना ऑब्जर्वर मान लो कितना आगे आ गया है, 1 मीटर आगे आ गया है मोशन करके। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर ये मोशन करेगा तो इसके मोशन को हम क्या कर देंगे, रेस्ट में मान लेंगे, मतलब इसको हम आगे ना बढ़ाकर यहीं पर रख लेंगे और इसका जो मोशन है वो उल्टा करके हम ऑब्जेक्ट को दे देंगे। अगर इसके रिस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है ये बाद में 2 मीटर आगे पहुंचा है तो मैंने इसको 2 मीटर आगे पहुंचाया, और साथ में अगर ये मोशन में है तो इसका मोशन मैंने पीछे की डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आगे की तरफ बढ़ रहा था, इसका मोशन मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब पीछे की तरफ इस ऑब्जेक्ट को दे दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 मीटर पीछे भी आ जाएगा, 1 मीटर पीछे भी यहां से आ जाएगा। ये कितनी है डिस्टेंस, 1 मीटर, इतना पीछे आ जाएगा। तो अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट से पहले ये 4 मीटर दूर था, बिल्कुल सर 4 मीटर दूर था, तो अब ये इसका जो मोशन है ये उल्टा करके इसको देने पर इससे 3 मीटर आगे पहुंच जाएगा। 3 मीटर आगे क्यों जाएगा, बिकॉज पहले 4 मीटर था, लेकिन ये जो अपना ऑब्जर्वर है इसका मोशन मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको दिया तो 1 मीटर ये पीछे की तरफ आ गया। 4 पहले था जिसमें से 1 पीछे आ गया तो बचा कितना, ये 3 मीटर। ये फर्क पड़ेगा किस पर, मोशन पर, ऑब्जेक्ट के मोशन पर। अगर हम ऑब्जर्वर को मूव करा रहे हैं, अगर हम ऑब्जर्वर को मोशन दे रहे हैं तो ये फर्क इस पर पड़ेगा। इतना सब कुछ बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया समझ में? ध्यान से देख लो मैंने क्या बात बोली है। मैंने ये बात बोली है कि ये अपना ऑब्जर्वर है, अगर ये मोशन नहीं कर रहा है तो हमने सीधा इसकी चेंज इन पोजीशन देख लिया। इनिशियली 2 मीटर पर था, बाद में 4 मीटर पर चला गया, चेंज इन पोजीशन, मोशन कितना है, 2 मीटर। अब अगर यही हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, इसको अगर हमने मूव करा दिया तो हमें क्या करना है, इसको आगे नहीं बढ़ाना है, इसको हमें रेस्ट में अज्यूम कर लेना है। इसका जो मोशन है उल्टी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को दे देना है। अब ऑब्जेक्ट बताओ इसकी वजह से इनिशियली 2 मीटर पे था, इनिशियली 2 मीटर पर था, इसका मोशन मैंने उल्टा करके इसको दिया तो ये कितनी जगह पर रहा, 1 मीटर पीछे आ गया। तो इससे 1 मीटर दूर ऑब्जर्वर के इनिशियल पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन बची, 1 मीटर दूर इसकी इनिशियल पोजीशन बची, और फाइनल पोजीशन कितनी थी, अगर रेस्ट में था तब 4 मीटर थी, लेकिन जब मैंने इसको मोशन कराया तो इसका मोशन उल्टा करके हमने दिया इसको 1 मीटर, तो ये 4 मीटर नहीं 3 मीटर इससे आगे रहा, 3 मीटर आगे रहा ये, और इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी आगे बची, 1 मीटर आगे बची। ये चेंज हुआ है मोशन में, ये चेंज हुआ है ऑब्जेक्ट के मोशन में अगर अपना ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे जब ऑब्जर्वर भी मोशन करेगा, आइदर दे आर मोशन और एट रेस्ट, वी विल assume observer at rest and give its motion to object in opposite direction, in opposite direction। ये काम हमें करना है। If observer is in motion, अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो हम क्या करेंगे, इसके मोशन को उल्टा करके ऑपोजिट डायरेक्शन में
ऑब्जेक्ट को दे देंगे, ये चेंज होने वाला है। अगर रेस्ट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल अपना मोशन चल रहा है। ये क्या पॉइंट आपको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब इसी पॉइंट पर बेस्ड एक और बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट होता है, एक और बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसको आप नोट कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो इसको ध्यान से। 5 सेकंड के लिए हट जाता हूं मैं यहां से। कर लिया नोटिस को? मिटा दूं? ठीक है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। अब एक इससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये मान लो अपनी कार है, ये क्या है? अपनी कार है, ये अपनी कार है, और ये कार के बाहर की तरफ एक कोई इंसान खड़ा है, कोई एक आदमी खड़ा है। अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, एक ये दूसरा। ये एक है दोस्त, इसको मैंने बोला ए, ये दूसरा दोस्त बी, और ये तीसरा दोस्त जो बाहर से इन दोनों को देख रहा है। इन दोनों ने नई गाड़ी खरीदी है और ये दोनों इसको चिढ़ा रहे हैं कि देख मैंने नई गाड़ी खरीदी है, ठीक है। ये एक दोस्त, ये दूसरा दोस्त, और ये दोस्त नंबर सी, ए बी सी, ये 3 दोस्त। अब इनकी जो गाड़ी है ना, ये मूव कर रही है। इनकी गाड़ी क्या कर रही है? मोशन कर रही है, मोशन कर रही है। पहले ये गाड़ी इस ऑब्जर्वर से 100 मीटर डिस्टेंस दूर थे, 100 मीटर डिस्टेंस दूर थे। थोड़ी देर बाद यही गाड़ी पचास मीटर मान लो डिस्टेंस दूर रही है, 50 मीटर दूर रही है। मतलब इसने मोशन तो किया, ये गाड़ी आगे तो बढ़ी है, मोशन हुआ है दोस्त, मोशन हुआ है। तो हमें यहां पर बताना है, हमें यहां पर बताना है, ध्यान से देखो, ये अपने पास ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर हम पता है क्या बोल सकते हैं? यहां पर हम 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। मोशन तो यहां पर हुआ है, हमें मोशन को यहां पर ऑब्जर्व करना है। हम यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 ले सकते हैं। सबसे पहला कार, और दूसरा हम ग्राउंड को ले सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये 2 हम क्या कर सकते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। अगर कार है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर। अगर कार है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसमें बैठे ए और बी कौन है? ऑब्जर्वर है। इसमें बैठे ए और बी क्या है? ऑब्जर्वर है। और ये कार क्या कर रही है? मोशन कर रही है। कार क्या कर रही है? मोशन कर रही है। और ग्राउंड किस में है? ग्राउंड है रेस्ट में। ग्राउंड किस में है? रेस्ट में। ये ग्राउंड तो देखो रुका हुआ है, इसको हम ले सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहां हम क्या कर सकते हैं? इस मूविंग कार को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। अगर हम ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो ऑब्जर्वर बताओ कौन होगा? ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर है। ग्राउंड पर कौन है? ये सी, तो यहां पर ये सी क्या है? ऑब्जर्वर। अब ध्यान से देखो, अगर हम सी को ऑब्जर्वर मानकर इसके रिस्पेक्ट में मोशन को देखें तो बताओ क्या हो रहा है? इसके रिस्पेक्ट में कार मूव कर रही है, कार मोशन कर रही है। अगर कार मोशन कर रही है तो इस कार के अंदर बैठे ये ए और बी भी तो मोशन कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से। आप बाहर जब भी आप सड़क पर निकलते हो तो आप देखते हो आपके सामने से गाड़ी चलती है ना? उसके अंदर बैठे जो भी आदमी होते हैं, जो औरत होती है, जितने भी लोग बैठे होते हैं, वो क्या आपको चलते हुए दिखाई देते हैं? सर वो खुद तो चलते हुए दिखाई नहीं देते, बट वो गाड़ी के साथ में आगे चलते हुए जरूर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हम मानते हैं कि गाड़ी चल रही है तो उसके अंदर बैठे वो लोग भी चल रहे हैं। वो गाड़ी अगर चल रही है तो उसके अंदर बैठे हुए वो लोग भी चलते हैं। तो अगर मैं बाहर खड़ा हूं, मैं गाड़ी के अंदर बैठे दो लोगों को देख रहा हूं, तो अगर वो गाड़ी आगे चल रही है तो उसके अंदर बैठे ये दोनों लोग भी चलेंगे। तो हम बाहर से बैठे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि कार किस में है? मोशन में। कार अगर मोशन में है तो ए और बी ये दोनों भी किस में है? मोशन में। हम ये देखेंगे ए एंड बी कोमा कार आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी। इस सी के रिस्पेक्ट में ये सब के सब किस में है? मोशन में। ये ए भी, ये बी भी, और ये ए और बी जिस कार में बैठा है ये कार भी, ये सब के सब किस में है? मोशन में। ये हमें सी बताएगा। क्योंकि मोशन क्या होता है? अगर टाइम के साथ में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो। अब पहले कितनी थी? 100 मीटर, थोड़ी देर बाद 50 मीटर। 50 मीटर देखो सिर्फ कार ही थोड़ी है इससे दूर, पहले 100 मीटर दूर कार भी थी, इसके अंदर बैठे ये भी दोनों थे। अब कार अगर 50 मीटर दूर आई है तो ये दोनों भी तो देखो 50 मीटर ही दूर आए, इनकी भी तो पोजीशन चेंज हुई है, मतलब इन्होंने भी क्या किया? मोशन किया। हमें बाहर बैठने से ऐसा लगेगा। ये काम यहां पर होने वाला है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक।
अब अगर मैं कार के रेफरेंस से देखूंगा, अगर मैं कार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं, तो क्या होगा, कार के अंदर ये ए और बी बैठे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑब्जर्वर है, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑब्जर्वर। कार में कौन नहीं है, ये सी नहीं है, सी को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ए और बी और साथ में कार, ये क्या है, ये ऑब्जर्वर है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर अपना जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, मोशन। हम इसको रेस्ट में मानेंगे, इसका मोशन उल्टा करके इसको दे देंगे, किसको दे देंगे, इस ऑब्जेक्ट को दे देंगे जो इस कार से बाहर है। इसको जब हम इस कार का मोशन देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कार के अंदर बैठे हुए जो ऑब्जर्वर है ए और बी या फिर जो कार है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट सी की तरफ नहीं आ रही हूं। ये जो अपने पास कार है, इसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये जो सी है इसकी तरफ आ रहा हूं, या फिर इसके अंदर बैठे ये जो ए और बी है, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम इस सी की तरफ आ रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा जैसे सी हमारी तरफ आ रहा है, असल में सी रुका हुआ है। लेकिन अगर हम कार के फ्रेम से देखेंगे ना, तो हमको ऐसा लगेगा जैसे ये सी हमारी तरफ आ रहा है, सी ए और बी की तरफ आ रहा है। तो हम लिखेंगे सी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए कोमा बी एंड कार, ए कोमा बी एंड कार। अगर ये जो कार है इसको हमने क्या ले रखा है, ऑब्जर्वर, देन ए इज एट रेस्ट with respect to B and B is at rest with respect to A। मतलब अगर हम कार में से देख रहे हैं ना, कार में से, इस कार के अंदर बैठकर, तो कार तो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम रेस्ट में मान लेंगे, है ना। तो अगर ये रेस्ट में है तो इसके अंदर बैठे ए और बी किस में, रेस्ट में। अगर ए बी को देखेगा तो उसको लगेगा जैसे बी है तो यार रुका हुआ है, कार आगे जा रही है, कार मोशन कर रही है। अगर हम ए के फ्रेम से देखेंगे तो बी को क्या, अगर हम ए को ऑब्जर्वर लेंगे तो उसे लगेगा जैसे बी उसके सामने बैठा है और वो बस बैठा हुआ, चल नहीं रहा है। बी को बोलेंगे, वो बोलेगा कि यार मैं अगर बैठा हूं तो मेरे सामने ये जो ए है ये भी तो बैठा हुआ है, ये भी तो नहीं कर रहा है मोशन। हाँ, तो अगर हम क्या करेंगे, इस कार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, तो ये जो ए और बी है ये दोनों किसमें होंगे, रेस्ट में होंगे। लेकिन ये जो सी है ये कार की तरफ क्या करेगा, मोशन करेगा, ऐसा कार को लगेगा। असल में कार चल रही है, कार के साथ में ए और बी चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सी है रेस्ट में, लेकिन लगेगा कैसा कार के फ्रेम से, कि कार रुकी हुई है, ए और बी भी रुके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सी चल रहा है, जो असल में नहीं चल रहा है। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूरा गेम। इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जब हम कहीं भी शहर से बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं रास्ते में बहुत सारे पेड़ आते हैं, साथ में कई सारी चीजें आती हैं ना। तब हम ये चीज देखते हैं कि जब हम कार से चलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कार आगे चल रही है, हम कार के अंदर बैठे हैं, हम क्या होते हैं, ऑब्जर्वर। हम बाहर की अलग अलग चीजों को देखते हैं ना, हम बाहर जो पेड़ होते हैं उनको भी देखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम कार में बैठे हैं, कार के अंदर हम ऑब्जर्वर बैठते हैं, तो हम कार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। अगर हम कार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, वो कार आगे बढ़ेगी, तो कार क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे हम रेस्ट में मानेंगे, उसका मोशन उल्टा करके उन चीजों को दे देंगे जिन्हें हम बाहर देख रहे हैं, जिन्हें हम बाहर देख रहे हैं। जैसे हमारे सामने कोई पेड़ है बाहर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, कार का मोशन उल्टा करके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पेड़ को दे देंगे। तो असल में हम पेड़ की तरफ जाएंगे, हमारी कार पेड़ की तरफ जाएगी, लेकिन लगेगा कैसे, जैसे हम तो रुके हुए हैं, वो पेड़ हमारी तरफ आ रहे हैं। ऐसा लगता है ना, जब हम बस में या फिर गाड़ी में कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, रास्ते में बहुत सारे छोटे बच्चे थे उस टाइम, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अभी हो सकता है नहीं करते हो, कि हम बाहर जाते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे पेड़ हमारी तरफ आ रहा है, हम पेड़ की तरफ नहीं जा रहे, पेड़ हमारी तरफ आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। असल में क्या होता है, असल में हम पेड़ की तरफ जाते हैं, पेड़ थोड़ी चल सकता है, नहीं चल सकता ना। तो असल में हम पेड़ की तरफ जाते हैं, लेकिन लगता यह है कि पेड़ हमारी तरफ आ रहा है। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और कार में असल में तो हम चल रहे होते हैं, कार हमारी चल रही है, मतलब हम चल रहे होते हैं। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे, कोई आदमी अगर हमें बाहर से देखेगा, मान लो सड़क पर खड़ा हुआ, तो उसे लगेगा जैसे हमारी कार चल रही है, कार के अंदर बैठे हम भी चल रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं खुद कार में बैठा हूं, मैं पास में मेरे भाई या फिर बहन को देखूंगा जो कार में मेरे साथ में बैठे हैं, तो मुझे क्या लगेगा, वो बैठा हुआ है, या फिर वो मुझे देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, है ना। लेकिन अगर कोई आदमी बाहर से देख रहा है तो उसे क्या लगेगा, जैसे हम लोग चल रहे हैं। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूरा गेम। पूरा एग्जांपल मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इतना सब कुछ आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ना था। इसके बाद आप आज का मेन लेक्चर स्टार्ट करने के लिए तैयार हो, जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको लिखते रहना, नोट्स बना लेना। और जितने कुछ भी मैंने वर्ड्स बोले हैं ना, इन वर्ड्स को एज इट इज याद रख लिया ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जिंदगी में कभी नहीं अटकोगे। देखो ये कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल होता है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 2-2 3-3 ड्रॉप लग जाते हैं, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में नहीं आता।
और अगर आपको आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में, तो मैंने आपको एक बात बोल रखी है कि मैकेनिक्स का मैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, बिकॉज इसी तरीके से एक प्रो लेवल पर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस था मुश्किल, लेकिन मैंने आपको इसकी फील दिला दी। ये जो पेड़ वाला एग्जाम्पल है ना, इसको ऑलवेज याद रखना, यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की असली फील है। अब अगर कभी कहीं बाहर जाओ तो देखना जरूर पेड़ को, ऐसा लगेगा जैसे पेड़ हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन जाएगा कौन पेड़ की तरफ? हम जाएंगे। तो हमें अब बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कौन कौन से हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये जो अपना चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक तो ये टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ना है। एक्सेलरेशन के साथ में एक और होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं, वो भी मैं साथ में आपको समझाऊंगा। रिटार्डेशन नाम से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डर लगता है, बहुत ही ज्यादा डर लगता है कि सर ये जो रिटार्डेशन है ये एक नई टर्म कहां से आ गई, तो ये भी मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। रिटार्डेशन के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ये लेक्चर नंबर 3 में रहेगा अपना, ये लेक्चर नंबर 2, और आज लेक्चर नंबर 1 में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बनने वाले ग्राफ पढ़ेंगे, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, और एक और लास्ट टॉपिक रहेगा वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इतने टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये 7 लेक्चर हर एक पर रहेगा, एक एक, और 1 या 2 शायद एक्स्ट्रा लेक्चर भी आएंगे, तो टोटल 8 या 9 लेक्चर में आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम आज का ये टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। करें स्टार्ट। काफी सारे क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं। लेक्चर थोड़ा बड़ा रह सकता है, तो ध्यान से पूरा लेक्चर पढ़ना। हर एक क्वेश्चन आए तो पहले उसको खुद से आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, अगर ना हो तो फिर मेरा आप सोल्यूशन देख सकते हो। और ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपस में कंपैरिजन करके पढ़ना चाहिए। तो हम भी एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस, दूसरी तरफ हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ डिस्टेंस, दूसरी तरफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by a particle in a fixed time interval is distance। पहले दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूं, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं असली फील के साथ में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द shortest distance between initial and final position of particle। The shortest distance between initial and final position of particle is called displacement। Initial and final position of path of particle। मतलब कोई पार्टिकल अगर मूवमेंट कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन की जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और इसका ये जो अपने पास मोशन होता है, इसके दौरान इनिशियल और फाइनल पॉइंट, पूरे पाथ का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, उनके बीच की इनिशियल और फाइनल पोजीशन, या फिर इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है, उनके बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट।
सबसे स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस पॉसिबल है, सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस पॉसिबल है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में या फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और पूरे पाथ की टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो लेंथ है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये कोई मेरे पास है ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एक पार्टिकल है, ये मान लो ए से बी इस तरह से करके जा रहा है, या फिर ये इस तरह से करके जा रहा है, या फिर इस तरह से करके जा रहा है। ए से बी तक पहुंच रहा है, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं ए से बी तक पहुंचने के। तो हर एक रास्ते में ए से बी तक पहुंचने का जो टोटल डिस्टेंस है, ये क्या होता है? डिस्टेंस होता है। टोटल जो अपने पास क्या है? लेंथ है इसकी, ये जो पाथ है इसकी टोटल लेंथ है एल, इसकी भी एल, इसकी भी मान लो एल ले ली, अलग अलग मान लो लेंथ है। तो ये जो टोटल लेंथ है ना, ये क्या होती है? डिस्टेंस होती है। ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है। और ये बीच वाली भी क्या है? डिस्टेंस है। ए और बी, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में ये जो पूरा पाथ है इस मोशन का, इस पार्टिकल के ए से बी तक पहुंचने के बीच जितना भी ये जो पूरा पाथ का लेंथ है, ये क्या है? डिस्टेंस। और ए और बी, ए है इनिशियल पॉइंट, ये जो आपको मोशन दिखाई दे रहा है इसका, और बी क्या है? फाइनल पॉइंट, यहां तक जाकर ये पार्टिकल रुकेगा। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी तक पहुंचने का, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ध्यान से देखो, यहां से चलिए, यहां से चलाइए, अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी एक बॉल है, यहां से चलिए, ये देखो उबड़ खाबड़ रास्ता है ना, रेगुलर शेप का नहीं है रास्ता, इरेगुलर है। यहाँ पर भी इरेगुलर है, थोड़ा लंबा हो गया है रास्ता, ये रास्ता कंपेरेटिवली थोड़ा कम लंबा है, लेकिन अभी भी काफी लंबा है। ये रास्ता देखो, ए एकदम सीधा है, ए और बी के बीच में एकदम शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ये है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोल देंगे। अब अगला पॉइंट है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन होती नहीं, किसी भी तरफ हो सकती है डिस्टेंस, किसी भी तरफ हो सकती है। जैसे ये जो आपको एक पूरा पाथ दिखाई दे रहा है, एक बार इस तरफ डायरेक्शन, एक बार इस तरफ डायरेक्शन, एक बार फिर से ऊपर की तरफ, एक बार फिर से नीचे की तरफ। देख लो ना, इरेगुलर शेप का है, एक बार इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, एक बार ऊपर की तरफ इस तरफ होगी, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस है स्केलर और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। अब पॉइंट नंबर 3 है, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। ये जो डिस्टेंस है, ये पाथ पर डिपेंड कर रही है कि कौन से पाथ से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए। ये किस पर डिपेंड करती है? पाथ पर डिपेंड करती है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, पाथ पर ये डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि ये मैंने बनाया एक ए, इसको चलो मिटाते हैं, यहां पर बनाते हैं इसकी जगह एक बढ़िया डायग्राम बनाते हैं, एक बढ़िया डायग्राम हम इसकी जगह बनाते हैं। ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है ए, ये बी, इनके बीच में ये कोई रास्ता 1, ये रास्ता 2, ये रास्ता क्या है? 3 है। ठीक है, यहां पर मान लो राजू, श्याम और बाबू भैया खड़े हैं, हेरा फेरी 3 वाले। यहां से मान लो ए से बी की तरफ छोटा रास्ता लेकर, थोड़ा तेज है तो राजू मान लो जा रहा है, यहां से क्या जा रहा है? राजू जा रहा है ए से बी की तरफ इस एक रास्ते से। और ये जो आपको ए से बी की तरफ ये जो एक ऊपर वाला रास्ता दिखाई दे रहा है, यहां से मान लो श्याम जा रहा है राजू को पकड़ने के लिए, और इन दोनों के बीच की लड़ाई को रोकने के लिए मान लो इस तीसरे रास्ते से जा रहे हैं बाबू भैया। ठीक, चलो मान लो एक और रास्ता बना लेते हैं, ये मैंने एक और रास्ता बना लिया। इस तरफ से मान लो कबीरा स्पीकिंग जा रहा है, इस तरफ से कौन जा रहा है? कबीरा स्पीकिंग जा रहा है। तो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन आखिरकार तो हमें पॉइंट ए से बी की तरफ ही जाना है। बिल्कुल सर, जाना है। तो हर एक ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, हर एक ये जो आपको हमने रास्ते बनाकर दिखाए हैं, हर एक की लेंथ तो अलग होगी, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग। सबसे ज्यादा लेंथ इसकी होगी, उसके बाद ये, फिर ये, और सबसे कम लेंथ इसकी। हर एक टाइम लेंथ क्या है? अलग अलग है, अलग अलग हमने पाथ फॉलो किया है। तो अगर लेंथ अलग है तो हम तो टोटल लेंथ लेते हैं डिस्टेंस में। अगर हर एक रास्ते की लेंथ अलग है तो फिर क्या होगा? डिस्टेंस अलग होगी।
डिस्टेंस अलग होगी, इसलिए मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये पाथ पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड कर रही है। अगर अलग अलग रास्ते हैं तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। वेयर एज ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहीं से राजू स्टार्ट हुआ, यहीं से श्याम, बाबू भैया और कबीरा स्पीकिंग स्टार्ट हुआ था, और यहीं पर जाकर सबने अपनी रेस एंड की थी, यहीं पर अपनी हेरा फेरी की लास्ट लड़ाई हुई थी, यहीं पर हेरा फेरी की लास्ट फाइट हुई थी। सबने यहां से अपनी रेस स्टार्ट की, यहां पर सबके सब पहुंचे थे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट हर एक पाथ में अलग अलग। अब कौन सा व्यक्ति किस रास्ते से गया था हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, हमें इतना पता है कि इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। तो हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट कैसी है, सेम। हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट कैसी है, सेम। हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट कैसी है, सेम। समझ में आ गई ये बात? हाँ सर समझ में, समझ में आ गई? हाँ सर समझ में। अब बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे? हाँ सर समझ में, बढ़ जाए आगे। हर एक रास्ते में ये जो आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, हर एक रास्ते में, हर एक रास्ते में डिस्टेंस तो क्या होनी है, अलग होनी है, और हर एक रास्ते में डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, सेम होगी। डिस्प्लेसमेंट क्यों सेम होगी? चाहे कितना ही इरेगुलर हो जाए, हमें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की ये जगह देखनी है, ये तो अपने पास शॉर्टेस्ट यही है, और यही शॉर्टेस्ट हर एक केस में हम मानेंगे। समझ में आ गई? आगे बढ़े, बढ़े आगे, ठीक। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है मतलब ये तो थोड़ी स्पेशल है सर, ये क्या है, थोड़ी स्पेशल है। तो क्यों ना हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें। जो स्पेशल है तो उसको हमें स्पेशल अटेंशन भी तो देना होगा, तो क्यों ना इसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन दिया जाए। देते हैं स्पेशल अटेंशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। डिटेल में स्टडी हमें किसके बारे में करनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में करनी है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज ओनली इन वन एक्सिस या फिर डायरेक्शन, देन इट इज सेड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है अगर किसी एक एक्सिस में, चाहे एक्स हो या वाई हो या फिर जेड हो, किसी एक एक्सिस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर एक्स वाई जेड प्लेन में हो, मान लो 3D स्पेस में हो, ठीक है, या फिर एक्स वाई प्लेन में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इफ इन प्लेन या फिर स्पेस, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर हम इसको बोलेंगे। अब पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। वैसे मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर में बताया था। ये जेड एक्सिस, ये एक्स है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या है, वाई एक्सिस। ये है ओरिजिन पॉइंट, ये है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन से मान लो r1 वेक्टर पोजीशन पर ये अपने पास है, कोई पॉइंट P है, इस पर हमने एक किसी पार्टिकल को रख के रखा है। यहां पर कोई एक पार्टिकल है, पार्टिकल की मैंने पोजीशन लिखी x1, y1 और z1। मतलब x में ये x1 पर है, y एक्सिस में y1 पर है, और z एक्सिस में z1 पर है। फिर थोड़ी देर बाद इस पॉइंट P से इस पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की। मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं आपको रेफरेंस फ्रेम बता रहा था कि जो ऑब्जर्वर है ये ऑलवेज इस ओरिजिन पर होता है, तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर है उसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये हमने ऑब्जर्वर से इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ये पॉइंट Q। यहां पर इसकी क्या है पोजीशन, R2 वेक्टर, या फिर R2 को मैं जब एक्सिस के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा x2, y2 और z2। x y z में मैंने इसके लिख दिए कोऑर्डिनेट। इनके बीच का चेंज इन पोजीशन जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर डेल्टा r वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
R2 माइनस R1 वेक्टर, ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, डेल्टा आर इक्वल टू R2 माइनस R1। ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ, और दूसरा वेक्टर मान लो कुछ इस तरफ, इस तरह से करके एक वेक्टर इस तरफ, दूसरा वेक्टर क्या है, इस तरफ है। दोनों की क्या टेल से टेल मिल रही है, हाँ सर दोनों की टेल से टेल मिल रही है, दोनों की टेल से टेल मिल रही है। ध्यान से देखो, अब हम जो तीसरा वेक्टर बनाएंगे रिजल्टेंट, इसकी मैं डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रखूंगा। अगर आपके पास ये तीनों वेक्टर मिल रहे हैं, तीनों वेक्टर मिल रहे हैं, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ये आपके पास क्या है, R1 वेक्टर, ये R1 वेक्टर, ये इनके बीच का क्या है, डेल्टा आर वेक्टर, ये इनके बीच का क्या है, डेल्टा आर वेक्टर, और ये तीसरा क्या है, R2 वेक्टर। मैंने इस तरह से करके ये तीनों बना लिए। आपको यहां से पता है कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये एक वेक्टर, इसके हेड से इसकी टेल मिली हुई है, बिल्कुल सर मिली हुई है। तब हम इनके लिए जो रिजल्टेंट निकालेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर से, वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल लॉ से, उससे हमें ये तीसरा रिजल्टेंट मिलेगा, वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, R2 वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर प्लस में R1 वेक्टर, इस तरह से करके, हाँ सर मिलेगा। अब अगर आप इस R1 को इस तरह भेज दोगे तो आपको डेल्टा आर वेक्टर बताओ कितना मिलेगा, सर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यही तो मैंने यहाँ पर बता रखा है दोस्त, यही तो बता रखा है, हाँ सर ये बता रखा है। तो डायरेक्ट याद रख लो, इतना क्यों कर रहे हो, इतना सब कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है, याद रख लो इसको। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डेल्टा आर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जब आप इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्स के फॉर्म में x2 माइनस x1, साथ में लगाया जाता है आई कैप डायरेक्शन बताने के लिए, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यही क्या है, इसका पूरा मोशन है। समझ में आ गई इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। यही इतना पूरा क्या है अपना पोजीशन वेक्टर, कैलकुलेट कर लिया, हाँ जी सर कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत में तो इजी क्वेश्चन आएंगे, बट उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट और थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए रह सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, चलो 10 सेकंड वेट करता हूँ, 10 सेकंड वेट करता हूँ, इस तरफ आ जाता हूँ। आज लेक्चर नंबर 1 है और पूरा रोड मैप मैंने आपको बता ही रखा है। पहले ये चैप्टर करेंगे, फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, फिर सर्कुलर मोशन करेंगे, फिर एनएलएम फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर हम करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, आसान रहेंगे क्वेश्चन, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से 10 मीटर डिस्टेंस दूर, 10 मीटर दूर ये कोई पॉइंट बी है, ठीक। यहां पर ए पोजीशन पर अपने पास कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां से मोशन करना स्टार्ट करेगा, यहां से मोशन स्टार्ट करेगा ए पॉइंट से, और ये मोशन करता करता इस पॉइंट बी तक पहुंचेगा, इस पॉइंट बी तक ये पहुंचा है, और फिर ये रुकेगा नहीं, ये आगे अपना मोशन करता करता इन ए और बी के बीच में एक मिड पॉइंट है सी, इस मिड पॉइंट सी तक वापस पहुंचेगा। हमें बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाथ ए टू बी टू सी। जब ए से बी और फिर सी की तरफ ये आया है मिड पॉइंट, ये सी जो है ये क्या है, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। जब ये पार्टिकल ए से बी फिर बी से सी की तरफ आया है तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहले डिस्टेंस फिर डिस्प्लेसमेंट, बताओ क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से करना होगा। एक तो करा देता हूं, फिर दूसरा आपको खुद से करना है। डिस्प्लेसमेंट नहीं, पहले डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, इजी चीज पहले करनी चाहिए, है सर, पहले इजी, हाँ पहले इजी। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये जितना पाथ मूव किया ना ए से बी और फिर बी से सी, पूरी इसकी लेंथ आप बोल दो। ए से बी कितना गया है 10 मीटर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 मीटर, प्लस बी से सी कितना गया, बी से सी मिड पॉइंट तक आया है। अगर पूरी लेंथ 10 मीटर है तो मिड पॉइंट से ए की डिस्टेंस 5 मीटर और बी की भी डिस्टेंस कितनी, 5 मीटर। तो ये बी से सी की तरफ आया है मिड पॉइंट तक, तो इतने में इसने कितना कवर किया, 5 मीटर कवर किया। तो 10 + 5 आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 15 मीटर। पहली चीज कैलकुलेट कर ली। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अपने पास इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल
और ये जो सी है ये क्या है, फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटे डिस्टेंस, यही तो है ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जो हमें कितनी मिली है, 5 मीटर ही तो मिली है। हाँ सर 5 मीटर मिली है, तो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, डिस्टेंस है 15 मीटर। हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया, हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर, नहीं हुई। अब हमें एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पर समझना है, नोट लगाकर लिख लेना, नोट लगाकर लिख लेना। पॉइंट ये है, इफ ऑब्जेक्ट is in motion then distance is always positive, distance is always positive, can never be negative or zero, can never be negative or zero, but displacement can be positive, negative and जीरो। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, मोशन करेगा तो उसकी कुछ डिस्टेंस, कुछ उसके डिस्प्लेसमेंट होगी। ये जो डिस्टेंस है ना, अगर मोशन करेगा उसकी कुछ ना कुछ पाथ की लेंथ होगी, बिल्कुल सर लेंथ होगी, तो ऑलवेज डिस्टेंस क्या होनी है, पॉजिटिव होनी है। चाहे आगे मूव करे चाहे पीछे की तरफ मूव करे, ऑलवेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव आनी है। हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, साथ में पॉजिटिव भी आ सकती है। हाँ आगे एक पॉइंट ये है कि डिस्टेंस जीरो कब हो सकती है, इफ ऑब्जेक्ट is not in motion then distance and displacement both are zero। ये भी याद आप रखना, सीधी सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं कर रहा है तो क्या डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही जीरो। एक और आपको साथ में एक पॉइंट याद रखना है, वो ये है डिस्टेंस is always greater than equal to displacement. Displacement can never be greater than distance। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। देयर इज ए रीजन बिहाइंड इट। क्या रीजन है? रीजन ये है कि अगर बॉडी कोई डिस्टेंस मान लो मूव कर रही है, कोई भी डिस्टेंस मान लो मूव कर रही है, कुछ ना कुछ उसके पाथ की लेंथ होगी बिल्कुल, और कोई ना कोई शॉर्टेस्ट रास्ता, शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट, और पूरी जो लेंथ होती है वो क्या होती है डिस्टेंस। तो पूरी लेंथ शॉर्टेस्ट रास्ते से तो बड़ी होगी ना, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है बड़ी। और अगर हम एक ही रास्ते से जा रहे हैं फिर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज, दोनों इक्वल भी हो सकती है, या फिर मैक्सिमम केसेस में क्या हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से थोड़ी बड़ी हो सकती है। हाँ जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिया, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता दिया। लिख लोगे इसको, मिटा दूं, आगे बढ़े। अब आगे एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, कराऊंगा मैं भी लेकिन पहले आपको सोल्व करना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये यहां पर कोई पॉइंट ए है, ये यहां पर कोई पॉइंट ए है, इसकी लेंथ है मान लो 10 मीटर, ये पॉइंट बी तक जाकर मान लो रुका है, रुका नहीं है, अब आगे इसने अपनी डिस्टेंस, अब आगे इसने अपनी जगह चेंज कर लिया। अब ये बोल रहा है मैं सीधे नहीं जाऊंगा, अब मैं वर्टिकल इस तरह से चलूंगा, इस तरह से चलूंगा, और इस तरह से भी मैं कितना चलूंगा, मैं चलूंगा इस बार 6 मीटर, 6 मीटर चलकर मैं पहुंचा सी पॉइंट तक, और सी पॉइंट से वापस मैं इस डायरेक्शन में चलने लग गया, 2 मीटर चला पॉइंट डी तक पहुंचा, और मुझे बस इतना ही मोशन करना है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर पाथ ए टू बी टू सी टू डी।
मतलब जब ये ए से बी से सी से डी की तरफ जा रहे हैं, इस पूरे पाथ के दौरान टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी आनी है ये बताओ। सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस तो पाथ की टोटल लेंथ होती है 10 मीटर, 6 16 मीटर, साथ में 2 कितना हो गया 18 मीटर, 18 मीटर है डिस्टेंस। कैसे आई? 10 + 6 + 2, ये अपने पास 18 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। और इन दोनों को ऐड करने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, तो यही क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। सर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। आप मान लो ऊपर से घूम के आ रहे हो तो ये इससे तो बड़ा ही होगा, मान लो आप नीचे से कहीं से आ रहे हो वो इससे बड़ा ही होगा। यही सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस पॉसिबल है। आप कोई बोलोगे सर यहाँ से थोड़ा इस तरह से हम आ जाएंगे, वो डिस्टेंस इससे बड़ी हो जानी है। यही क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट बताओ कैसे कवर करोगे? ध्यान से देखो, ये 6 मीटर यहाँ पर, इसको मैं ठीक इसके सामने इमेजिनरी मान लू लेकर आ जाता हूँ इस तरह से करके, ये मैं 6 मीटर को यहाँ पर लेकर आ गया। अब अगर ये 2 मीटर है, इतना पूरा कितना है? 10 मीटर का, यही 10 मीटर इसके ठीक सामने मैं लेकर आ गया, पूरा 10 मीटर में इस लेंथ को मान लो यहाँ पर लेकर आ गया। 10 में से 2 मीटर अगर ये है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? बचा हुआ हो जाएगा सर 8 मीटर। एक है 8 मीटर, एक है 6 मीटर, एक साइड हमको कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताएगी? ये बताएगी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट एक का स्क्वायर करो प्लस दूसरे का स्क्वायर करो, दूसरे का आप स्क्वायर करो, और अंडर रूट ले लो दोनों को आपस में ऐड करके। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, 8 का 64, दोनों का मिलाकर कितना बन जाएगा? 100 का अंडर रूट बन जाएगा। और 100 का अंडर रूट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 मीटर। आ गया समझ में? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या? आई थिंक नहीं है ना? आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। नहीं था ना? हाँ सर नहीं था। अब आपको एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है। आप में से जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको पता होगा, नीट और में और जेईई मेन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन वाले, जैसे नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इस टाइप के डायरेक्शन देकर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट को, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है उनको होते बड़े आसान है, बट जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता उनको मुश्किल लगते हैं। और ये इतने आसान होते हैं, यहां से समझ लो कि मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो नीट में आता है, जो जेईई मेंस में आता है। सोच लो कितने आसान है, जो लेक्चर नंबर 1 में ही आपके सामने आ चुके हैं। तो यहां पर हम अब एक अगला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो ये है डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हम अभी सीखने वाले हैं। और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप अपने माइंड में, अपने मन में अज्यूम कर लो हमारे देश का, हमारे भारत का झंडा, हमारे भारत का मानचित्र, हमारे भारत का मानचित्र अज्यूम कर लो। हमारे भारत का जो मैप है उसमें अपर साइड क्या है? कश्मीर है। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ साइड में है। नॉर्थ साइड में, अपर साइड में क्या है? कश्मीर है। अब नीचे की तरफ साउथ में क्या है? तमिलनाडु है, केरला है, इसके अलावा आंध्रा है। तो हम क्या बोल देंगे? इसको साउथ बोलते हैं, साउथ इंडिया तो बोलते हैं उसको, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ क्या है? साउथ है। बेंगलोर की साइड क्या है? बेंगलोर की साइड है ईस्ट, ईस्ट। और राजस्थान, गुजरात इस तरफ क्या है? वेस्ट। हमने चारों ही डायरेक्शन लिख दिया, वेस्ट लिख दी, ईस्ट लिख दी, नॉर्थ और साउथ, सारे डायरेक्शन हमने लिख दी। और ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ सर और क्या होता है? ऊपर की तरफ तो ऊपर ही होता है, उसको हम लिख देंगे वर्टिकली अपवर्ड। और जमीन में अंदर की तरफ क्या होता है? उसको हम लिख देंगे डाउनवर्ड्स। ये भी आप याद रख लेना साथ में। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये क्या है? वेस्ट है, ये साथ में क्या है? साउथ है। इतने डायरेक्शन आपको पता है? हाँ सर इतने डायरेक्शन मेरे को पता है। अब ये जो नॉर्थ और ईस्ट है, अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी पार्टिकल को नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर चला है, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ईस्ट बोलूं तो इस तरफ चला है, अगर साउथ बोला मतलब इस डायरेक्शन में चला, और अगर वेस्ट बोला मतलब इस तरफ चला। अगर मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दूं तो कि मैंने किसी पार्टिकल को 10 मीटर साउथ ईस्ट में चला है, साउथ ईस्ट में चला है, ये साउथ ये ईस्ट। साउथ ईस्ट पता है हम कब बोलते हैं? जब कोई पार्टिकल साउथ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच इस तरह से चले, साउथ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच इस तरह से चले। यहां पर मान लो कोई पॉइंट पी है, ये पार्टिकल ये मान लो 5 मीटर चला है यहां पर, तो हम बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये साउथ ईस्ट में 5 मीटर आगे चला है, एक डायरेक्शन साउथ एक तरफ ईस्ट, दोनों के बीच में कहीं पर चला है। और साउथ ईस्ट हम बोलेंगे, इसकी भी एक कंडीशन होती है, जब ये जो पार्टिकल है ये इनके एकदम मिड में चले। पूरे सर्कल का एंगल बताओ कितना होता है? 360 डिग्री, 360 होता है बिल्कुल। यहां पर देखो हमने क्या कर रखा है, इसी तरीके से लग रहा है जैसे हमने एक सर्कल के चारों क्वाड्रेंट काट रखे हैं।
हर एक क्वाड्रेंट कितने का, 90 डिग्री का। हर एक क्वाड्रेंट कितने का, 90 डिग्री का। बिल्कुल सर 90 डिग्री का। तो अगर एकदम बीचों बीच है ये लाइन, तो ये लाइन क्या करेगी, दोनों ही तरफ एंगल को 45 डिग्री में तोड़ देगी। 45 डिग्री में इसको तोड़ देगी, 45 डिग्री में इसको तोड़ देगी। अगर ऐसा केस है ना दोनों 45 डिग्री का, तो ही हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, ये साउथ ईस्ट है। ये कैसा है, साउथ ईस्ट है। तो ही हम क्या बोल सकते हैं, ये भी 45, ये भी 45, तो ही हम क्या बोल सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है। अगर ये केस है 45 का, ये भी 45 का केस, तो ही हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेस्ट साउथ या फिर साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। अगर ये इस तरह का केस है 45 डिग्री वाला, तो ही हम क्या बोल सकते हैं, ये अपने पास वेस्ट नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट है। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ सर इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। अब एक अलग केस होता है कि सर अगर ये दोनों एंगल 45 के ना हो, तो अगर ये एंगल 60 हो, ये 30 हो, तो क्या होगा? अगर ये 45 के ना हो, अगर ये एंगल 30 का, ये 60 का, या फिर ये 60 का, ये 30 का, ये 60 का, ये 30 का, इस तरह का केस होगा, तो क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये हमने बना दिया, ये है अपने पास नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इस तरह से करके मैंने कोई पॉइंट पी ले रखा है, और ये पॉइंट पी एकदम दोनों ही डायरेक्शन के बीचों बीच नहीं है। मतलब दोनों एंगल इस बार इक्वल नहीं है, दोनों एंगल इस बार इक्वल नहीं है। एक एंगल को मैंने बोला एंगल थीटा, दूसरे को मैं एक बार के लिए एंगल अल्फा बोल देता हूं, एंगल अल्फा बोल देता हूं। तो ये जो पॉइंट पी है, पार्टिकल एट पॉइंट P is at an angle थीटा, एट एन एंगल थीटा, मतलब ये जो पॉइंट P है ये थीटा एंगल पर है। किससे, किससे? ये जो अपने पास एंगल थीटा है, ये जो पार्टिकल P है, दिस इज एट एन एंगल थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एट एन एंगल अल्फा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा, असली एंगल लेकर। थीटा अल्फा से तो कुछ नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अपने जो पॉइंट पी है ना, ये जो पार्टिकल जो कि पॉइंट पी पर है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पर है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अगर एंगल बीच में होता तो हम इसको नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ लिख देते, एक ही बात है। हम इसको इस तरह से लिख देते अगर दोनों एंगल इक्वल 45 डिग्री होते, तो एकदम बीचों बीच होता। तो अगर बीचों बीच नहीं है, ये दोनों एंगल सेम नहीं है, तो हम पता है क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ये जो अपने पास पॉइंट पी है, ये ईस्ट के थीटा एंगल नॉर्थ में है। देखो हमने क्या लिखा है, ये ईस्ट के थीटा एंगल नॉर्थ में है, थीटा एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के थीटा एंगल नॉर्थ में, मतलब है तो असल में ईस्ट में, लेकिन ईस्ट से थीटा एंगल नॉर्थ की तरफ, या फिर अल्फा एंगल ईस्ट की तरफ है तो नॉर्थ में, नॉर्थ से अल्फा एंगल ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ से थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है ईस्ट की तरफ अल्फा एंगल से। इसका मतलब ये होता है, तो असल में ईस्ट में है और ईस्ट से थीटा एंगल नॉर्थ की तरफ है, या फिर असल में नॉर्थ से अल्फा एंगल ईस्ट की तरफ है। ये हम इसके लिए लिखते हैं। जैसे हमने कोई रियल एग्जांपल ले रखा है, ये एंगल मान लो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये है ईस्ट, ये क्या है नॉर्थ, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये हम इसके लिए लिखेंगे कि ये जो अपने पास पॉइंट P है, पार्टिकल जो है इस पॉइंट P पर, ये ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, या फिर नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है। ये हम इसके लिए लिखते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? सर ये क्यों जरूरी? ये जरूरी होता है, आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर। आज के लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन कराना। आज मैं आपको इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करूंगा, बट ये एंगल वाले क्वेश्चन आज कराना पॉसिबल नहीं होगा। जब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करूंगा ना चैप्टर पूरा होने के बाद, उसमें ये आएंगे, उसमें ये वाले क्वेश्चन आएंगे। अलग अलग टाइम पर मैं आपको ये कराता रहूंगा, इसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा, बट आज इस टाइप के क्वेश्चन की बारी नहीं आएगी, बिकॉज प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर लेक्चर में भी कराऊंगा, वहां पर कराऊंगा, अलग अलग जगह पर इसके ही काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते, मोस्टली तो आपसे मोशन से रिलेटेड दूसरे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको सिर्फ यहीं पर टाइम नहीं लगाना। तो इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एंगल के क्वेश्चन हम तब करेंगे जब हम PYQ सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम करते हैं। इसके लिए अपनी क्वेश्चन वाली कॉपी ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ बॉल moves 3 meter north and 4 meter east, 4 मीटर ईस्ट। पहले 3 मीटर नॉर्थ में जाएगी, फिर 4 मीटर ईस्ट में जाएगी। देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाथ। ये जो पाथ इसने कवर किया है, पहले 3 मीटर नॉर्थ में गई है, फिर 4 मीटर ईस्ट में गई है। इस पाथ का हमें टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। पहले ये 3 मीटर नॉर्थ में गई, फिर ये 4 मीटर ईस्ट में गई है। 4 मीटर ये किस में गई है? ईस्ट में गई है। इनका हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। डिस्टेंस हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ये बताओ। यहां से मान लो इसने जर्नी स्टार्ट की, इसको मैंने बोला पॉइंट ए, फिर ये पॉइंट बी तक पहुंचकर ईस्ट की तरफ चली गई, मान लो इस पॉइंट सी तक। तो ए से सी तक हमको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। हम लिखेंगे पहले ये 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, दोनों का मिलाकर 7 मीटर ये चला है। टोटल लेंथ से हमें मतलब है पहले ये रास्ता फिर ये रास्ता। टोटल पाथ हमने बता दिया, पाथ की टोटल लेंथ हमने बता दी, ये है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां पर हमें शॉर्टेस्ट लेंथ बतानी होती है। ए और सी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ, तो क्या आपको ये नहीं लग रही? हाँ सर यही लग रही है मेरे को, यही मेरे को इसकी लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे को लग रही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। अब आप ध्यान से एक चीज देखो, ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन देखो मैंने दे रखी है नॉर्थ। ये भी वेक्टर, इसकी भी डायरेक्शन मैंने क्या दे रखी है? ईस्ट की तरफ, ये देखो एरो। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी इस तरह से करके। आपको ये ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर की तरह नहीं लग रहा? कैसे सर? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से देखो, एक वेक्टर का ये रहा हेड, दूसरे वेक्टर की ये टेल के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर जुड़ा हुआ है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी कि अगर ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा था, ये उसके डायरेक्शन को ऑपोजिट करेगा। अगर ये इस तरह से हेड से टेल मिल रहा है, ये अगर हेड से, ये अगर इसके टेल से, ये अपने पास इसके हेड से दूसरे के टेल मिल रही है, फिर दूसरे का हेड है, ये तीसरे के टेल से मिलना चाहिए था। यहां पर इस तीसरे के टेल होनी चाहिए, लेकिन ये है क्या? इसका एरो, इसका हेड है। मतलब ये क्या करेगा? ये रिजल्टेंट अपने पास कुछ इस डायरेक्शन में, ये क्या है? इसका रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट निकालने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है? हम लिखते हैं अंडर रूट a² प्लस अंडर रूट b², मतलब ये। इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे, हमें क्या मिल जाता है? वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट मिल जाता है। हमें बस इसी से मतलब है, हमें इससे मतलब है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 25। आपको कितना मिल गया रिजल्टेंट? 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 5 मीटर। डिस्टेंस 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। दोनों डिटेल में समझ में आए कि नहीं आए बताओ? आ गए समझ में? हाँ सर समझ में आ गए। तो इसलिए ये आपको पता होना जरूरी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरफ ईस्ट है, किस तरफ वेस्ट है, किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ साउथ है। पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हम करेंगे। बहुत मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा आपको लग सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास कोई एक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, यहां पर कोई एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या करेगा? सबसे पहले 30 मीटर नॉर्थ की तरफ चलेगा, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ चलेगा। फिर क्या करेगा? ये 20 मीटर ईस्ट की तरफ चलेगा, 20 मीटर ईस्ट की तरफ चलेगा। और फिर इसके बाद में, पहले ये मान लो ए पर था, 30 मीटर चल के ये मान लो किसी पॉइंट बी पर आया, फिर ये 20 मीटर ईस्ट की तरफ चल के इस पॉइंट सी पर आया, इस पॉइंट सी पर आया। इसके बाद में लास्ट में ये क्या करेगा? ये 30√2 डिस्टेंस साउथ वेस्ट में चलेगा, 30√2 साउथ वेस्ट में चलेगा। साउथ वेस्ट किस तरफ होता है देख लो, बता देता हूं। ये अपने पास नॉर्थ, ये साउथ, ये अपने पास है ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट। और साउथ और वेस्ट के एकदम बीचों बीच 45 डिग्री में इसको बांटते हुए जो आपको बीच वाला रास्ता दिखता है, ये होता है साउथ और वेस्ट। एकदम बराबर नहीं है तो साउथ वेस्ट नहीं होता, वही होता है साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ, बताया था ना, वो वाला केस होता है। अगर एकदम 45 डिग्री है ना पूरा बंटा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो क्वेश्चन भी अभी हमें ये बोल रखा है कि सी पॉइंट से ये 30√2 मीटर ये किस में चलता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है 30√2।
समझ में आ गई इतनी बात? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से बनाता हूँ। 30√2 ये क्या करता है, साउथ वेस्ट में चलता है। 30√2 ये चलता है, तो इसकी डिस्टेंस को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। 30√2 मान लो ये इस तरह से चला। अभी मेरे को पता नहीं है इसको पार करेगा या नहीं करेगा, कुछ भी मेरे को पता नहीं है, कुछ भी मेरे को पता नहीं है। मैंने इसको क्या लिखा, 30√2 लिखा। 30√2 साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट 30√2, 30√2। अब ये क्या है 30√2, और ये 30√2 क्या करेगा, साउथ और वेस्ट दोनों के साथ 45 डिग्री का क्या करेगा, एंगल बनाएगा। बिकॉज ये अपने पास क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। साउथ के साथ भी 45 और वेस्ट के साथ भी क्या करेगा, 45 डिग्री बनाएगा। ये वेस्ट के साथ भी इस तरफ क्या करेगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। 45, ये भी कितना है, 45 डिग्री। अब क्या मैं इस डिस्टेंस के ये जो अपने पास है एंगल, इनके साथ में कंपोनेंट ले सकता हूं? बिल्कुल सर। ये है 30√2, साथ में ये क्या है, cos 45। cos 45 कितना होता है, 1/√2। √2 इस √2 को कट कर देगा, आपको मिल जाएगा टोटल 30 मीटर। ये डिस्टेंस 30 मीटर क्या है, ये डिस्टेंस है 30 मीटर। और यही कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा। 30√2 एंगल भी कितना है, cos 45, ये भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये ईस्ट में डायरेक्शन कितनी है, 20 मीटर। ये कितनी है, 30 मीटर। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये इसको पार करके यहां तक तो पहुंचेगा, यहां तक तो ये पहुंचेगा। पहले ईस्ट में इस तरफ गए, फिर हम वेस्ट में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 30√2, 30√2 करने पर ये 30 आया, ये 30 यहां तक जा रहा है, यहां तक ये क्या जा रहा है, 30 जा रहा है। 30 यहां तक जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी बात मेरे को समझ में। अब ये ए क्या है, इनिशियल पॉइंट। ये ए क्या है, इनिशियल पॉइंट। ये सी क्या है, अपना फाइनल पॉइंट तो नहीं है। सी के बाद में हम क्या करेंगे, ये साउथ वेस्ट में चलेंगे किसी एक पॉइंट डी तक, यहां पर आ गए। साउथ वेस्ट में 30√2 चलकर हम किसी पॉइंट डी यहां तक आए। हमने इसके दो कंपोनेंट किए, एक ऊपर की तरफ इस तरफ, एक दूसरा नीचे इस तरफ आ जाएगा। ये जो अपने पास डी पॉइंट है, इसका 30√2 का मतलब ये हुआ कि ये नीचे की तरफ, ये जो डायरेक्शन है वाई एक्सिस, इसमें भी 30 है, इसमें 30 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पर, ये हमने 30 लिख दिया। ए के साथ में है क्योंकि ये भी 30 है। और ये जो अपने पास एक्स एक्सिस है, इसमें भी ये कितना है, 30 है, क्योंकि ये जो इसका 30√2 का इस तरफ वाला कंपोनेंट है, ये भी कितना है, 30। तो यहाँ पर ये जो डी है, ये इस सी पॉइंट से कितना दूर है, 30 मीटर दूर। और ये जो ए है, ये इस जगह से बताओ कितना दूर है, ये रहा 20 मीटर ईस्ट चला था, तो ये मैंने 20 मीटर ये लिख दिया, 20 मीटर लिख दिया। ये पॉइंट ए क्या है, इनिशियल है, इनिशियल। और डी बताओ क्या है, डी है फाइनल। डी क्या है, फाइनल। फाइनल और इनिशियल के बीच का ये जो गैप है, इसी को हम क्या, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। हाँ सर, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर लो, आपको मिल जाएगा। डिस्टेंस सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, फिर आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है। अब क्योंकि हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इजी हो चुका है, ये हम निकाल सकते हैं। इतना ईस्ट वाला कितना है, 20 मीटर। ये कितना है, 20 मीटर। ये पूरा कितना है, 30 मीटर। 30 - 20 करो तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और ये चीज देखो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, कैसे, ध्यान से देखो। पहले हम नॉर्थ में चले थे 30 मीटर, और हमने साउथ वेस्ट का कंपोनेंट किया, तो साउथ की तरफ क्या आया, ये भी 30 मीटर। नॉर्थ में ऊपर जा रहे हैं 30 मीटर, साउथ में नीचे आ रहे हैं 30 मीटर। एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। मतलब वाई एक्सिस में तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एक्स में देखो, ईस्ट में गए हम 20, वेस्ट में आए हम 30, कुल मिलाकर बचा कितना, वेस्ट की तरफ 10 मीटर। यही तो 10 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ 10 मीटर क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बताओ तो, टोटल लेंथ। हम चले सबसे पहले 30 मीटर, फिर 20 मीटर, 30 मीटर प्लस 20 मीटर, प्लस हम चले 30√2 मीटर, प्लस हम चले 30√2 मीटर। तो 30 और 20 मिलकर बन गया 50, प्लस में 30√2 मीटर। यही क्या है, टोटल डिस्टेंस इस पाथ की लेंथ। तो हमने डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया, हमने डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट किया, हमें कहीं पर कोई डाउट नहीं आया। आया या नहीं आया? हाँ सर, कोई डाउट नहीं आया, सवाल समझ में आ गया। यही आपको समझाना था। मिटा दो इसको। हाँ जी सर, मिटा दो। अब आपको एक और छोटा सा टॉपिक समझना है, और वो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं आपके लिए एक सर्कल बना देता हूं। ये मैंने सर्कल बनाया, ये क्या है, इसका सेंटर O, ये रेडियस R है, ये क्या है, इसकी रेडियस R है, ठीक। अब मैं एक काम करूंगा, ये भी क्या है, इसकी रेडियस R है। मैंने मान लो यहां से यहां तक कोई एक एंगल ले रखा है थीटा, कोई भी मैंने एक रैंडम एंगल ले रखा है थीटा, और मैं इस एंगल जितने डिस्टेंस मूव कर रहा हूं
मतलब मैं मान लो इतने डिस्टेंस इस सर्कल पर क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, इतने डिस्टेंस मान लो मैं मूव कर रहा हूं, इतना मैंने आर्क लिया इस पूरे सर्कल में, ठीक है, इतना मैंने क्या लिया, आर्क लिया, जिसकी लेंथ मैंने ले ली आर्क लेंथ एल। अब मेरे को एक बात बताओ, एंगल का क्या डेफिनेशन होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क कितना है, एल, डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है, आर, डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है, आर है। तो अगर मैं आर्क का ये जो रेडियस है इसको इस तरह भेज दूंगा तो मुझे आर्क कितना मिल जाएगा, एल इक्वल टू आर थीटा। आर्क का लेंथ कितना मिल जाएगा, एल इक्वल टू आर थीटा। यही क्या है, इस आर्क की डिस्टेंस है, यही क्या है, इस आर्क की डिस्टेंस है। हमने एक थीटा एंगल का एक जनरल केस लिया है, हम इतना आर्क घूमे हैं, हमें इसकी इतने सर्कल में हम जितने डिस्टेंस घूमे हैं, जितना हम घूमे हैं, इसकी ये जो लेंथ है ये पूरी क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये जो जगह, ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपको इसका पूरा लेंथ दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है, डिस्टेंस। और ये जो आपको इतनी एकदम शॉर्टेस्ट लाइन दिखाई दे रही है, एकदम सीधी लाइन, ये इनिशियल पॉइंट ए, ये फाइनल पॉइंट बी, इनके बीच का जो आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का भी एक फॉर्मूला होता है जिसको डिराइव भी किया जाता है, लेकिन मैं आपको डिराइव करना नहीं सिखाऊंगा, डिराइव करने में आपका ज्यादा टाइम चला जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, डिराइव करना आपकी जिंदगी में कोई भी वैल्यू नहीं ऐड नहीं करने वाला। आपको बस इतना याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। समझ में आ गया, थीटा क्या है, इस आर्क का ये एंगल है, आर क्या है, इस पूरे सर्कल की रेडियस है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मेरे पास सर्कल है, सर्कल में ये मैंने कोई पॉइंट ले रखा है ए, ये कोई क्या है, पॉइंट ए है, रेडियस आर है। अगर मैं अब 90 डिग्री एंगल मूव करके यहां पर मान लो आ चुका हूं कोई पॉइंट बी पर, तो हम यहां से डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे। अब ध्यान से आप मेरी एक बात देखो, एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री एंगल मूव किया, मतलब 360/4, 360/4 ही तो होता है 90 डिग्री, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1/4 सर्कल हमने मूव किया, हमने 1/4 सर्कल मूव किया, 1/4 हमने सर्कल को क्या किया, मूव किया। इस दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये हमें बतानी है। अगर हम इतना सर्कल मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हमने ये इतनी जगह मूव किया, ये इसकी लेंथ है, और इनके बीच का जो एकदम मिनिमम ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये एल क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस सबसे पहले हमें निकालनी है, वो होती है आर साथ में एंगल थीटा। और डिस्टेंस के टाइम में आपको एंगल को रेडियन के फॉर्म में लिखना होता है, और 90 डिग्री को आप π/2 रेडियन लिखते हो, ये बन गया पाई साथ में r डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गई इतनी बात, हाँ सर इतनी बात मेरे को समझ में आ गई, यहां पर तो कोई भी डाउट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 2r साइन एंगल कितना है, 90/2, 90/2 कितना होता है, 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये √2 इस 2 को कट कर देगा, √2 टाइम्स, और आपको डिस्प्लेसमेंट कितनी मिलेगी, √2r। ये है डिस्प्लेसमेंट। तो आपने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर ली, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर ली, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सर्कल, इसमें ये मान लो पॉइंट ए है, यहां से आप इसके दूसरी तरफ मान लो पॉइंट बी तक जा रहे हो, एंगल कितना हो जाएगा, मान लो 180 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सबको पता है कि हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, रेडियस आर है, ये भी आर है, एंगल कितना है, 180 डिग्री। डिस्टेंस बताओ कितना होगा, डिस्टेंस होगा रेडियस आर साथ में एंगल थीटा कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं, पाई, तो आर पाई या फिर पाई आर क्या है, इसका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r साइन 180/2 कर दो, 180/2 कितना होता है, 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। डिस्टेंस पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 2r, बस इतना ही सब कुछ आपको करना है, इतना ही सब कुछ आपको करना है। अगर यही पूरा सर्कल लेते तो, पूरा सर्कल अगर हम मूव करते तो, पूरा सर्कल अगर हम मूव करते तो, ये लो हमने पूरा सर्कल मूव कर लिया, ये है अपने पास पॉइंट ए, और पॉइंट बी भी मान लो यहां पर आ गया। डिस्टेंस कितनी हो जाती, आर लिखा, थीटा लिखा, आर थीटा, हम आर तो लिख देते, थीटा कितना होता, 2 पाई, तो हम पूरे को क्या लिख देते हैं, 2 पाई साथ में रेडियस आर, मतलब 2 पाई आर। यही तो होता है पूरी डिस्टेंस एक सर्कल की, ये तो पूरा सर्कमफेरेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी आती, इनिशियल पॉइंट भी इस जगह,
फाइनल पॉइंट भी इस जगह, दोनों एक जगह, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। देख लो ना, शॉर्टेस्ट लेंथ तो फिर कुछ बची नहीं, दोनों ही इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर है। पूरा सर्कल हमने मूव किया है, यहीं से स्टार्ट किया, यहीं पे आ गया, है ना। इसी पे शुरू, इसी पे खत्म, तो इसका मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव कैसे कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन 360/2, 360/2 कितना होता है, 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा, 0। और बताओ, और कुछ पढ़ना है इसमें, और इसमें कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं है। आपने सब कुछ सर्कल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन आपको कराना है क्यूब का, वो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और लेक्चर हम यहीं पे रोक देंगे आज का। एक लास्ट क्वेश्चन हमें पढ़ना है, इसके लिए हमें क्यूब बनाना होगा। ये हम एक क्यूब बना रहे हैं, ये हमने एक क्यूब बनाया है, और इस क्यूब का ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, यहां पर हमने कोई एक, ये हमने पॉइंट ए ले रखा है, यहां पर कोई पार्टिकल है जो कि इस तरह से करके, फिर इस तरह से करके, और फिर इस तरह से करके इस एक पॉइंट बी तक मान लो अपना मोशन कर रहा है, इस पॉइंट बी तक अपना मोशन कर रहा है। और ये जो क्यूब है, इसकी हर एक लेंथ क्या होती है, सेम होती है, हर एक साइड क्या होती है, सेम। मैंने अगर लेंथ एल ली है तो हर तरफ क्या लेंथ एल है, ये भी एल और ये भी क्या है, एल है। ये जो अपने पास ए है, ए बी की तरफ मान लो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो डिस्टेंस बताओ सबसे पहले क्या होगी, डिस्टेंस होती है पाथ की टोटल लेंथ। पाथ में पहला लेंथ ये एल, दूसरा लेंथ ये एल, और तीसरा लेंथ ये एल, तीनों को मिलाकर एल प्लस एल प्लस एल हो गया, 3l क्या हो गया, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पाथ को कवर करने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इसको आप एक रूम अज्यूम करो, अपना रूम अज्यूम करो, अपना रूम अज्यूम कर लिया। अपने रूम के दो ऑपोजिट किनारे देखो, एक किनारा इस तरफ हो गया, दूसरा किनारा इस तरफ हो गया, और दोनों ही किनारे के ऑपोजिट आप कॉर्नर देखो, एक किनारे का ऊपर वाला कॉर्नर, दूसरे किनारे का नीचे वाला कॉर्नर। कर लिया अज्यूम, बिल्कुल सर अज्यूम कर लिया। अब ये जो आपको दोनों किनारे आपको अज्यूम हो रहे हैं ना, यही मैंने यहां पर बना रखे हैं। एक रूम का ये वाला, इस एक ये वाले किनारे का नीचे वाला पॉइंट, और एक दूसरे वाले किनारे का ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास इस रूम का एग्जैक्ट सेंटर है। ये दोनों किनारे को जब आप आपस में मिलाओगे ना, तो वो सेंटर से होकर जाएंगे। और ये जो आपको एक डायगोनल दिखाई दे रहा है ना, इसको मिलाते हुए, ये होता है बॉडी डायगोनल, जिसकी लेंथ होती है √3। यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी के बीच में। बॉडी डायगोनल √2l, ठीक है, √3l, सॉरी √3l। और यही क्या होती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इस पॉइंट ए और बी के बीच में। तो आप इसको क्या लिख दोगे, √3l, डिस्प्लेसमेंट √3l, डिस्टेंस √2l। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट सी ले लूं, तो हमें बताना है ये ए से बी के केस में। अगर ए से सी के केस में हम डिस्कस करें तो डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, ए से सी की तरफ जा रहे हैं हम, पहले ये रास्ता गए हम, फिर हम ये रास्ता गए, एल प्लस एल मिलाकर क्या हो गया, 2l हो गया, एल प्लस एल मिलाकर क्या हो गया, 2l। या फिर हम एक और रास्ते जा सकते हैं, पहले हम ये रास्ते गए एल तक, फिर हम ये रास्ते गए, आखिरकार तो एल और एल मिलाकर 2l तक हमें जाना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। ये मैंने यहां पर बना रखा है, ये एक फेस है, फेस मतलब ये एक पूरी दीवार, एक पूरी दीवार, एक पूरी दीवार। ये जो पॉइंट है इसको समझो ये दीवार का एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, ठीक। और दूसरा जो ये जो पॉइंट है, ये इसी दीवार में इस तरफ नीचे वाला कॉर्नर, दीवार के एक तरफ ऊपर वाला कॉर्नर, दूसरी तरफ नीचे वाला कॉर्नर। इस तरह की ये अपने पास स्ट्रक्चर है, इस तरह की क्या है अपने पास, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह की सुपरमैन, ये अपने पास क्या है, स्ट्रक्चर है। इस तरह की अगर ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो आपको दिखाई देंगे ना, इनको अगर मैं आपस में मिलाऊंगा ना, तो ये इस फेस के एकदम सेंटर से होते हुए जाएगी। और ये जो पूरी डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं √2l, बिकॉज इस जगह को हम बोलते हैं फेस डायगोनल। इनको आपस में जब हम मिलाएंगे ना दोनों पॉइंट को, तो एक डायगोनल बनेगा जिसे हम बोलते हैं फेस डायगोनल। और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है √2l। तो √2l क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिस्टेंस 2l, डिस्प्लेसमेंट √2l। इतना सब कुछ ही आज के लेक्चर में आपको पढ़ना था। अब अगले लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ते रहो। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। आज हमने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, सॉरी फॉर दैट। अब आगे से आपको रेगुलर लेक्चर इसके मिलेंगे।